हमारा सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का बेस एंड कोर तुमने 11th 12th में काफी हद तक देखा हुआ है। यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ वेयर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट्स। आपने देखा है मैनेजमेंट, राइट? आई थिंक होल 11th एंड 12th यू हैड अ सब्जेक्ट डीएसपी। यू वर स्टडीइंग दो सब्जेक्ट्स। सीबीएसई वाले जो होंगे, आईसीएसई वालों के लिए डिफरेंट वर्जन में वो चीजें अवेलेबल थी, बट यू गाइज हैड द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट इज। आई एम होपिंग मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। कुछ लोग अलग अलग बैकग्राउंड से भी हैं, तो डोंट वरी, बिकॉज वो फाउंडेशन नहीं भी है तो हम वो साथ में बिल्ड करके इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग जो इस सब्जेक्ट में आती है, दैट इज इट्स नेम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट? हम बहुत बार सोचते हैं, हम बहुत बार ये नाम सुने भी होंगे, स्ट्रैटेजिकली काम करना होता है, स्ट्रैटेजी वाइज चलना है, वी गो अहेड इन अ लॉट ऑफ वेज, राइट? बट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? आज का चैप्टर ही वो है कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है एंड हाउ डू वी हैव दैट विजन इन लाइफ। ऑलराइट, किस विजन से हम अब बिजनेस प्रैक्टिसेस को देखने वाले हैं, अगल बगल की चीजों को देखने वाले हैं, द होल एनवायरनमेंट विल बी अंडरस्टैंडिंग। मैं क्लास 6 की उम्र से डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ। मेरा बेसिक फोटे ही रहा है पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एज इन बिजनेस बिल्डिंग। मैं रियल एस्टेट में भी हूँ, मैं मार्केटिंग में भी हूँ, मैं फूड में भी हूँ, टीचिंग इज माई पैशन। ये सारी चीजें ऑफ द बुक्स चल रही हैं, फोन कॉल्स पे चल रही हैं बिजनेसेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग इज माई पैशन। तो स्ट्रैटेजी जब पहला वर्ड था, पहले जब इनिशियल स्टेजेस में बिजनेस में घुस रहा था, द वेरी फर्स्ट थॉट प्रोसेस वाज कि टू वर्क ऑन इंस्टिंक्ट्स। जो मेरे इंस्टिंक्ट को सही लगता था, आई यूज्ड टू फील कि ये सही चीज है, आई वुड गो अहेड एंड डू इट। कुछ इंप्लीमेंट करना है मुझे मेरे बिजनेस में, आई विल गो इन डिफरेंट वेज और मैं उसको इंप्लीमेंट कर देता। बट एज आई मूव फॉरवर्ड इन द स्केल, एज आई मूव फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चेन, बहुत सारी चीजें समझ आई कि माइन्यूटली, एक माइन्यूट चेंज ऑल्सो कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैं कितना माइन्यूट चेंज की बात कर रहा हूं? मैं इस माइन्यूट चेंज की बात कर रहा हूं आज के टाइम पे कि इफ आई स्टार्ट स्ट्रीमिंग और आई स्टार्ट टीचिंग इन अ हायर क्वालिटी, बच्चों का रिटेंशन रेट बढ़ जाएगा। मैं 720p से 1080p भी चला जाऊंगा तो बच्चों का रिटेंशन रेट चला जाए अच्छा आ जाएगा, बिकॉज वो इनोवेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये एजुकेशन की बात करूं। फूड पे, इफ आई मूव फ्रॉम एलपीजी और सीएनजी प्रोडक्ट्स टू क्लीन एनर्जी, मैं काउ डंग का इस्तेमाल करना चालू कर दूं, या चारकोल्स का इस्तेमाल करना चालू कर दूं, या वेस्ट पेलेट्स का इस्तेमाल करना चालू कर दूं, क्लीन एनर्जी, जो खाना मैं शायद 4200 रुपीज में बना रहा था, आई एम मेकिंग दैट इन 1700 रुपीज इन अ डे। मेजर चेंज, बहुत छोटा इंप्लीमेंटेशन, मेजर चेंज लॉन्ग टाइम बहुत इफेक्ट। हेंस द सस्टेनेबिलिटी इशू कम्स इन। जो बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक हमें जीना है, इस मार्केट में एग्जिस्ट करना है, वी हैव टू बिल्ड, हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, दैट सस्टेनेबिलिटी जब आप कंसिडर करना चालू करते हो, सो यू मूव फ्रॉम मैनेजमेंट टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देन यू स्टार्ट जॉइनिंग दीज टू वर्ड्स। मैनेजमेंट से आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ जाते हो, देन यू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन से मेरा मतलब है गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज फैक्चुअल और यू नो एट द फेस ऑफ इट। तो मेरा पहला सवाल है आप सबसे, बहुत कॉमिकल है, बहुत इजी है, बहुत डम है, एंड आई वांट एवरीवन इन द चैट टू राइट द आंसर, ओके? माय क्वेश्चन इज, एंड दिस इज अ केस स्टडी, ठीक है? मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ता हूँ, उनमें से ही एक फेलो रिसर्च में, एक केस स्टडी में मैंने ये पाया कि whenever sale of ice cream goes up, people start to die from drowning. Explain how. I want all the students to explain me how. जब भी आइसक्रीम की सेल बढ़ती है, ज्यादा लोग डूब के मरने लगते हैं। ये पहला सवाल है, जस्ट टू पुट आउट द इंटेंट और द विजन टू गो विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जब भी आइसक्रीम की सेल बढ़ती है, ज्यादा लोग डूब के मरने लगते हैं।
Even I will request Sir and Shite Institute co-host also to answer this. मुझे जरूर बताएं, what do you guys think? आइसक्रीम की सेल बढ़ी तो लोग डूब के मरना चालू, क्या रीजन है? Is there any justification behind it? Think about it. Ice cream sales goes up in summer. People go for swim in summer as well. Correct. Danish Sheikh. You're absolutely correct. These two facts do not put forward any story whatsoever. पर जब इसकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो रही है, जब इसके पीछे का रिसर्च हो रहा है, तो वी गेट टू अंडरस्टैंड कि आइसक्रीम की सेल सबसे ज्यादा कब होती है? समर्स में, राइट? एंड एट द सेम टाइम ज्यादा लोग स्विमिंग करने भी जाते हैं, ठंड के टाइम में कम लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो अगर ज्यादा लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, ओशंस में जा रहे हैं, बीचेस में जा रहे हैं, देन ज्यादा लोग ही डूब के मरेंगे। दोनों का कोरिलेशन बहुत कम लगता है एक नॉर्मल इंसान को, बट वही चीज जब एक बिजनेस मॉडल पे आ जाती है, तो ये छोटा सा एनालिसिस भी क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, क्वांटम ऑफ सस्टेनेबिलिटी, क्वांटम ऑफ ग्रोथ, क्वांटम ऑफ एवरीथिंग बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। ऑलराइट, सो इट वाज रियली गुड आंसर दानिश शेख। विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी। I hope पूरी screen visible है, right? The word strategy in simple words means a comprehensive plan to gain an edge over rivals. A comprehensive plan to gain an edge over the rivals. Be very sure when I say edge, I am talking about strategic edge. मैं गुपचुप बेचने वाला हूं, मेरे बगल में भी एक गुपचुप बेचने वाला है, दोनों गुपचुप बेच रहे हैं। दूसरे वाले की, गुपचुप वाले की जो पोजीशनिंग है वो एक बहुत बड़ा नाला है उसके बगल में खड़ा। मेरी पोजीशनिंग है कि उसी रोड पे एक बस स्टैंड है, मैं उसके पास खड़ा। ऑब्वियसली लोग मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, दो कारणों से। बस स्टैंड में जो लोग बसेस पकड़ने आ रहे हैं उनकी भीड़ मुझे मिल रही है। सेकेंडली, जो लोग वहां से पास भी हो रहे हैं, जो वॉकर्स हैं वहां से या उस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, वो गुपचुप खाने का अगर मन उनको हो भी रहा है तो नाला देख के नहीं रुक रहे, बट एट द सेम टाइम जब वो मेरे पास आ रहे हैं, भीड़ भी देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि फूड विल बी टेस्टी, दे आर कमिंग। बहुत छोटे लेवल पे बहुत ही सिली एग्जांपल है, बट टू अंडरस्टैंड कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मेरे दिमाग में टू गेट दैट स्ट्रेटेजिक एज ओवर दी पार्टनर्स। इस पूरी क्लास में हम एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, तो जितने एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते होगे ना, लिखना, जो सिर्फ समझ सकते हो उनको समझ लेना, बिकॉज ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो हम बेस बिल्ड करेंगे, आगे आने वाली जो हमारी 14 क्लासेस होंगी, 14 से 15 क्लासेस होंगी, उन सारी क्लासेस में ये बेस बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वहां हमारी स्पीड थोड़ी तेज होगी। सो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एज का एग्जाम्पल और केस स्टडी चलता है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आई होप हर किसी ने एप्पल इंक का नाम सुना होगा, राइट? एप्पल इनकॉर्पोरेशन 2007 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला आईफोन लेके आया। उसके पहले जो फोन के स्ट्रक्चर्स थे या फोन जैसे दिखते थे, उसमें एक स्क्रीन होती थी, सीआरटी स्क्रीन होती थी, कीपैड होता था, और लोग उससे लगातार बात करते थे। एक छोटा सा फोन होता था। उसके पहले ब्लैकबेरी वॉज वेरी पॉपुलर। एवरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉर्पोरेट गोइंग पीपल यूज्ड टू लव ब्लैकबेरी अलॉट। कॉमन लोग ज्यादा नहीं यूज करते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो ब्लैकबेरी फोन्स आल्सो यूज्ड टू लुक लाइक दिस, कि एक स्क्रीन है बड़ी एंड पूरा कीपैड है, देयर आर बटन्स आल्सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एप्पल आया विद अ डिजाइन दैट हैज अ लॉट ऑफ स्क्रीन एंड अ बटन। इट केम अप विद फीचर्स जो सॉफ्टवेयर रिच थे, जो पहले बहुत सारे लैग्स होते थे, ग्लिचेस होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, उनको रिमूव किया और इंटीग्रेट किया। एंड फ्रॉम 2007 itself Apple focused on a particular plan कि जितना हम हार्डवेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करेंगे। 2007 से वो इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। They work more on the software than on the hardware. So right now if you go out and buy the best phone in the world, तुम MI का फोन खरीदो, तुम Xiaomi का, Redmi का, तुम OnePlus का खरीदो, तुम हमेशा देखना बेंचमार्किंग होती है हर एक फोन की। तुमने रिव्यूज देखे होंगे अगर टेक्नोलॉजिकल कभी भी, तो उसमें रिव्यूज होंगे बेंचमार्किंग के।
उन बेंचमार्किंग रिव्यूज में तुम देखोगे कि आईफोन हैज स्कोर्ड 1,77,000 into two benchmark points, so on and so forth. एप्पल उतना हाई स्कोर नहीं कर रहा। एप्पल में आज भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा, आजकल एमआई का फोन आता है 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। क्या दोनों की पिक्चर्स में जमीन आसमान का अंतर है? नहीं, एप्पल की पिक्चर्स आर बेटर देन व्हाट यू विल सी ऑन एन एमआई फोन। It's because of the software optimization of that particular hardware. So strategic edge आज के टाइम में एप्पल का क्या है? उसका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। मैं एयरपॉड्स का डब्बा खोलूंगा, मेरे फोन में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मेरी घड़ी और मेरा फोन पूरे टाइम कनेक्टेड है। इट इज गिविंग मी सीमलेस ट्रांजिशन। मैं मैकबुक यूज करूंगा आईफोन के साथ, मैं आईफोन की स्क्रीन उसमें मिरर कर सकता हूं। आई कैन डू अ लॉट मोर इंटीग्रेशन। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, एंड ये है स्ट्रैटेजिक एज ओवर द राइवल्स। जितना एप्पल एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं करता है, जितना एप्पल आउटरीच प्रोग्राम्स में नहीं करता है, एप्पल के फोन में तुमको ऑफर्स बहुत कम मिलेंगे। रीजन इज उनका एक प्लेस है मार्केट में। दैट प्लेस हैज बीन गेन्ड बाय स्ट्रैटेजिक चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं एक कंपनी हूं जो 2007 से स्ट्रैटेजिक चेंज या एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लेके चल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना है देन एनीथिंग एल्स, तो ऑब्वियसली by the time I am here 2021 मैं सॉफ्टवेयर वाइज हर कंपनी से बहुत आगे। Now I am trying to reach out to hardware also. So that has given a strategic edge, right? The word strategy is related to war operations. Generally तुम नाम सुनोगे या वॉर्स के टाइम पे स्ट्रैटेजी वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि हमें किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से प्लान करना है, ये बैटल मुझे कैसे लड़नी है। But nowadays, and not just nowadays, for past 2 decades now, strategy is basically used in every business deal. हर business deal में जो corporate level में या थोड़ी भी quantum उसका ज्यादा है, हर जगह तुम्हें strategy word सुनने जरूर मिलेगी, because every deal is important. हर एक चीज पे बहुत हाइपर फोकस किया जाता है कि ये कैसे मेरे रिसोर्सेज के साथ मिलके एक नई सिनर्जी बिल्ड करे। So we have another word which we'll be looking up a lot of the time while studying strategic management, that is synergy. Synergy का मतलब पता है? नहीं भी पता है तो समझाते जा रहा हूं। Synergy मतलब अलग अलग एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर पर्पस या काम के लिए जब एक साथ काम करें तो पावर उनकी ज्यादा हो। ओके, इमेजिन करो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर दूं आज से तुमको। मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जेआईजीएल भी पढ़ाऊं, एसएलसीएम भी पढ़ाऊंगा, सीएमए भी पढ़ा दूंगा, एफएम भी पढ़ा दूंगा, मैं टैक्स लॉज भी पढ़ा दूंगा, मैं कंपनी लॉ भी पढ़ा रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट तुमको पढ़ा रहा हूं, सुबह से रात तक तुमको पढ़ा रहा हूं। भले मेरे पास बहुत ज्ञान हो, मैं बहुत सारा कुछ जानता हूँ उन सब्जेक्ट के बारे में, बट क्या मैं तुमको हर सब्जेक्ट पढ़ाता रहूंगा अकेले? आई बी इफेक्टिव इन इट? आई गिव यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट? पॉसिबल? किसी एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं। सिनर्जी कब आ रही है? जब हर सब्जेक्ट के लिए यू गेट अ स्पेशलाइज्ड फैकल्टी। कंपनी लॉ का जो फैकल्टी है वो कंपनी लॉ का स्पेशलिस्ट है, ही नोज व्हाट कंपनी लॉ इज, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिसके कारण तुम्हें वो एग्जांपल्स देते जा रहे हैं। देन यू मूव फॉरवर्ड। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो बन के क्या हो रहा है, एक अच्छी सिनर्जी आ रही है जिससे तुमको ज्ञान मिल रहा है एंड तुम वो ज्ञान देते जा रहे हो एंड यू विल गिव इट इन द एग्जाम। ऑब्वियसली तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। पर वहीं पे अगर मैं टैक्स का एक्सपर्ट हूं और मैं तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाना चालू कर दूं तो बहुत मिसमैच हो, बिकॉज इन टैक्स आई एम डीलिंग विद व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, इन मैनेजमेंट आई एम डीलिंग विद व्हाट इज अबाउट टू कम इन द फ्यूचर। दोनों के थॉट प्रोसेस में काफी डिफरेंस है। ओके, स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बोला जाता है। कभी भी बहुत बड़े बड़े घर बनते हैं, आर्किटेक्ट्स बनाते हैं ना ब्लूप्रिंट्स, कि फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, सेकंड फ्लोर में क्या होगा, थर्ड फ्लोर में क्या होगा, कहाँ पिलर्स आएंगे, कहाँ पार्किंग आएगी। सेम वे इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट कि इन द लॉन्ग टर्म जो महल हमें बनाना है, जो गोल हमारा है, उस गोल तक पहुंचने के लिए पहला ये फाउंडेशन लेयर डालनी है, उसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करना है, फिर मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन पे काम करना है, एंड एक कंटिन्यूअस प्लान के साथ इसकी सिनर्जी। ऑलराइट, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of an organization's desired image, direction and destination. Desired image, direction and destination. ये 3 सवाल हैं और 3 पर्पस हैं जिस पे पूरा सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट
बढ़ता रहेगा। आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में हम माइकल पॉटर के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम मीडियल मैट्रिक्स भी देख रहे होंगे, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स देखेंगे। ये सारे नाम अभी सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, these are all different techniques, these are different researches which is provided with meaningful insight for businesses। ठीक है, तो ये सब तुम पढ़ रहे होगे just to get to the desired image in the desired direction in the desired destination that you have thought of। Okay, and there will be questions asked। क्या questions हैं? What it wants to be, what it wants to do, and where it wants to go। the company, what it wants to do, where it wants to go, and what it wants to be। ये तीन सवाल हैं जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर करने हैं। A company's strategy is the game plan management in using to create its niche in the market and sustain its competitive strengths। To create its niche, niche is considerably a new word, underline कर लो। नीश मतलब स्पेशलाइज्ड जगह, एक स्पेशलाइज्ड जगह इन योर हार्ट। आज भी पीवीआर जाओगे, आज भी कार्निवल सिनेमास जाओगे, या कहीं पे भी मूवी देखने जाओगे, एड देखना एक पॉपअप होगा, वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम, और तुम ऑटोमेटिकली वो गाना गाने लगो। वीको वज्रदंती या वीको के कोई भी एड्स हैं जिनके गाने बहुत आइकॉनिक हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग पे प्ले होने लगे। आगे का वर्ड ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ चुका हो। क्यों? दैट पर्टिकुलर ब्रांड हैज क्रिएटेड इट्स ओन नीश। एक स्पेशलाइज्ड जगह है मार्केट में, उसकी एक प्लेसमेंट है। लग्जरी प्रोडक्ट्स, यस, शानू इज सेइंग लग्जरी प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में दिखता है, बट ये दिखता लग्जरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा है, लगता हर प्रकार के प्रोडक्ट में। इवन इफ आई एम सेलिंग अ मैच बॉक्स, होम लाइट का मैच बॉक्स सबसे ज्यादा बिकता है इन द सेंट्रल रीजन एटलीस्ट। होम लाइट क्यों सबसे ज्यादा मैच बॉक्सेस बेच रहे हैं, या उसको देख के क्यों लगता है कि ये प्रीमियम मैच बॉक्स है? इतनी छोटी सी चीज, माचिस के डब्बे में आप क्या लग्जरी खोजो, बट दैट ऑल्सो हैज अ पर्टिकुलर प्लेसमेंट। उसने भी एक अपना नीश बनाया, तरीके चूज किए हैं। तो एवरी प्रोडक्ट और एवरी कंपनी, वेदर इट्स प्रोवाइडिंग सम गुड्स और सर्विसेज, दे हैव गॉन विद सम नीश। निर्मा बोल रहे हैं कुछ, यस, निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा घड़ी डिटर्जेंट, नाम में याद रहेगा, ब्रांडिंग है ये, बेसिकली उनकी गुडविल है, बट वो प्रोडक्ट वाइज भी एक अच्छी तरह प्लेस्ड है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड इन द मार्केट एंड सस्टेन इट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। ऑलराइट, strategies are formulated at the corporate, business and functional level। अब ये तीन लेवल्स हैं। बिजनेस स्टडीज जब तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तब तुमने थोड़ा ब्रीफ में उनके बारे में समझा था, बहुत डिटेल में शायद बात हुई थी, नहीं हुई थी, अभी हम करेंगे। ठीक है, क्या है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्या है फंक्शनल लेवल, क्या है ऑपरेशनल लेवल, तो इन तीनों के बारे में हम कलेक्टिवली बात करेंगे। लिखते जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरी नोटपैड नहीं खुली है। ओके, 3 levels of corporate strategy happens। 3 levels of strategy are there। First, corporate level of strategy। Here I'm basically focusing on the CEOs or the centralized top level people। In simple, you can say top level personas। ये CEO हैं, MD हैं, ये CFOs हैं, ये COOs हैं, etc। who are sitting at the top level of that business, of that particular environment or that particular product, जो सारे डिसीजंस ले रहे हैं ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस वर्क्स विद n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी n नंबर ऑफ कंपनीज है। व्हेन आई से रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अंदर तुमको रिलायंस टेलीकॉम भी मिल जाएगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, रिलायंस ऑयल भी मिल जाएगा,
रिलायंस शिपिंग भी मिल जाएगा, रिलायंस लॉजिस्टिक्स भी मिल जाएगा। हर एक कंपनी अलग अलग नाम से है, उनकी ब्रांडिंग अलग है, उनके ट्रेडमार्क्स अलग है, बहुत सारे बिजनेस। बट इन सबको मैनेज करने के लिए भले ही कितना डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो, ऊपर कॉर्पोरेट लेवल में कुछ लोग बैठे हैं जिनके सीईओ या चेयरमैन हुए, हम किनको बोलते हैं, मुकेश अंबानी। इनके साथ ऑब्वियसली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ द कंपनी हैज टू मूव फॉरवर्ड। बट कॉर्पोरेट लेवल में जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी की, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और द प्रोडक्ट। सेकेंड, फंक्शनल। तीन है, बिजनेस एंड फंक्शनल। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर different divisions or different businesses. Business slash divisions. Reliance Telecom हो या infrastructures हो, ये अलग अलग कंपनीज। ये सारी कंपनीज को मैनेज कौन कर रहा है? रिलायंस कर। ये कंपनीज का जो लेवल होता है स्ट्रैटेजी का, that is known as the business divisions, business level of strategy. तो business strategy different होती है from the top level strategy। किस तरह से? मैं टॉप लेवल में बैठा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस, ओवरऑल रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज का परफॉर्मेंस, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन मेरी कंपनी का क्या होना चाहिए, मेरी कंपनी का छाप क्या होना चाहिए, मेरी कंपनी का जब भी कोई नाम ले तो उससे क्या मीनिंग रिलेट होगी लोगों के मन। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग की तरफ इंक्लाइंड है? क्या वो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स की वो हटाने के लिए इंक्लाइंड है? क्या वो सोशलिस्टिक बिहेवियर में है? क्या वो कैपिटलिस्टिक बिहेवियर में है? उसका एंड रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या रिलायंस इज एमिंग टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड? That can be their own goal. तो टॉप लेवल में मैं इन चीजों की बात करता हूं। But as soon as I come down to business level, मैं अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। ऑल राइट, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैं कितनी अच्छे बिल्डिंग्स या रियल एस्टेट डेवलप कर सकता हूं जो मैं लोगों तक पहुंचाऊं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। या मुझे अगर डीएलएफ जैसे जायंट से लड़ना है, या लोथा बिल्डर से मुझे लड़ना है, या मुझे टीक्यूएम बिल्डर से लड़ना है, ये अलग अलग फेमस बिल्डर्स हैं अलग अलग रीजन्स इन द कंट्री, तो मैं इनसे किस तरह से लड़ूं? हाउ टू गेट माय बिजनेस टू स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सोच रही है, रिलायंस टेलीकॉम, होप ऑल आर टेकिंग रनिंग नोट्स। ऑलराइट, आप रनिंग नोट्स लेते रहिएगा, नहीं भी लेंगे तो ये जो नोट्स मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में, जिनसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ भाई, सो यू कैन लुक इनटू दैट। फाइन। इनिशियल क्लासेस में लिखना कम सुनना ज्यादा है, बिकॉज हम बेस ज्यादा बना। ठीक है, तो बिजनेस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी इज वेयर डिफरेंट बिजनेसेस थिंक अबाउट हाउ दैट बिजनेस इज अबाउट टू एक्सेल, how that business has to sustain, how that business has to grow, how that business has to bring in profit। ये तीनों चीजों के बारे में इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। रिलायंस टेलीकॉम या मैं जियो की बात करूं, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में जियो आया, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। दे वेंट फॉर मास, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, अट्रैक्टेड चाहिए। इफ आई टेक दैट गैम्बल कि मैं चीपेस्ट टेलीकॉम रेट्स दूं, I can sustain my business if I get a lot of people। तो उस बिजनेस ने क्या डिसाइड किया कि ऑल राइट, गिव इंटरनेट एंड कॉलिंग फॉर फ्री फॉर फर्स्ट 2 years और फर्स्ट ईयर, उसके बाद आई हैव द चीपेस्ट रेट for a lot of for a very long time it was 399, now it is I think 599 or something, yeah 549 or something for 3 months, which is the most recharged pack for Jio। मैं ये बिजनेस रेट रखूंगा एंड इफ आई हैव 3 करोड़ कंज्यूमर्स, ये मैं एग्जांपल की तरह लिया, जियो में कैलकुलेशन हुआ, डिफरेंट एक्चुअरीज बैठे, फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे,
बहुत सारे सीएमएस बैठे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठ के डिस्कस किए एंड दे टुक आउट कि अगर 399 रुपए में मैं टेलीकॉम रेट बेच दूं, जिसमें मैं हर दिन का 1.5 GB डेटा दे रहा हूँ, फ्री कॉलिंग दे रहा हूं, मेरे पास अगर 3 करोड़ कस्टमर होंगे, आई विल बी ब्रेक इवन, आई बी एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, कि जहां मेरे जो खर्चे हैं वो पूरी तरह कंप्लीटेड है फॉर दैट बिजनेस. Then if I go from 3 crore to 10 crore people, I'll be a market leader, whatever their thought process is. तो उस बिजनेस ने एक स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि we'll go cheap and we'll get as many people with us as we can and then we'll move forward. All right? तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. ना इसके नीचे इन बिजनेसेस को चलाने के अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे, राइट? इन बिजनेसेस को चलाने वाली अलग अलग प्रोसीजर्स. किसी बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड हो रही है, किसमें गुड, हर एक का मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग प्रोसीजर है. तो ये पूरा एरिया, द फंक्शनल एरिया जिसमें काम हो रहा है उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी बिल्डिंग. मैं फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूं इस लेवल पे. नाउ हियर आई एम ट्राइंग टू अचीव अ वेरी डिफरेंट थिंग. बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन एक समझा रहा हूं, ध्यान देना. मेरा एक बिजनेस है ए लिमिटेड के नाम से, ओके. आई एम बाइंग रॉ मटीरियल्स फॉर ₹20 per kg from a seller. Let's just say that seller is Z. मैं इससे रॉ मटेरियल खरीदा. My capability to get this raw material from X, Y or Z for ₹18 per kg or ₹16 per kg, if I am getting them to reduce the cost of the raw materials, automatically वो मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा, राइट? My ability to get these prices is management, is good management. But at the same time, from 20 kg of raw material, I used to make 100 units. I upgrade in a manner that in the same raw materials, I can now make 250 units. This kind of change, which is long term in nature, which is going to affect my business, पूरे एक लंबे समय तक मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा. This is strategic management. 20 रुपए का सामान 18 रुपए में ले आए, मैनेजमेंट है. लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उतना होगा नहीं होगा पता नहीं. अभी शॉर्ट टर्म में मैं 18 रुपए में खरीद सकता हूं, कल मार्केट में उसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऊपर नीचे जाएगी, डिमांड ऊपर नीचे जाएगी, सप्लाई ऊपर नीचे जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे मैं रॉ मटेरियल पे ही डिपेंडेंट रहूंगा ना. मैंने क्या किया, अपनी मशीनरी अपग्रेड कर ली. तो 20 रुपए किलो का मैं रॉ मटेरियल लेता था, तो उतने रॉ मटेरियल में 100 यूनिट बनाता था. नाउ आई कैन मेक 250. दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर इंडिपेंडेंट. अंडरस्टूड? मैं खुद को ज्यादा इंडिपेंडेंट बना रहा हूं. मैं एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहा हूं. इसका एक केस स्टडी ध्यान दोगे. नाइकी, आई होप एवरीबडी रिकग्नाइजेस द ब्रांड. मैंने टिक उसके बगल में लगाया भी इसी कारण से. बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, बट आई होप यू गाइस कैन वर्क थ्रू. नाइकी 1990s में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था. ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था अपने जूतों के कारण, क्योंकि वो जो जूते बनाता था वो एक्सपेंसिव होते जा रहे थे. एंड सिंस दे वर गेटिंग एक्सपेंसिव, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा अपीज करने लगा, जो था कॉर्पोरेट लेवल, जो था हाई पेइंग लेवल वाले लोग. नाइकी गॉट कंसर्न कि ये सस्टेनेबल नहीं है, मैं रिच लोगों को ही बेचता रहूंगा, एट सम पॉइंट और दी अदर इस चीज से ध्यान हटेगा. इट इज वेरी वॉलेटाइल, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है. लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ इशू ये होता है, जो लोग यूज करते हैं उनकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा बनी रहती है, बट उसको चेंज होने में, उस ट्रेंड को चेंज होने में या उस ब्रांड को चेंज होने में टाइम भी नहीं लगता, बिकॉज द पेयर और द कंज्यूमर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स डज नॉट केयर
about that company, they are not very passionate about it. They are loyal to that brand because they have been using it. They are not passionate about it. If they see a better brand, a better representation, वो उस तरफ चले जाते हैं, राइट? तो नाइकी ने समझा कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट को बेचूंगा तो नहीं चल पाए, मेरा बिजनेस नहीं चल सकता. सो अ लॉट ऑफ एनालिस्ट वेयर हायर्ड, अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज वेयर हायर्ड. ये डुओपॉन्ट को भी हायर किए, दे हायर्ड BASF. Some of them are data analysis companies. They went with Dow Chemicals also. 3 प्रकार की कंपनीज हायर की टू अंडरस्टैंड कि उनके बिजनेस में ट्रबल कहां आ रही. ड्यूपॉन्ट BASF ने सारे फंक्शंस को देखा. दे अंडरस्टूड कि जो एक नाइकी का जूता बनता है, that takes the raw material of 3 shoes in the market standard. तो रीबॉक हो, एडिडास हो, वो जब जूते बना रहे हैं या डिफरेंट कंपनीज जो जूते बना रही हैं, जितना रॉ मटेरियल नाइकी एक प्रोडक्ट में यूज कर रहा है एक जूता बनाने में, उतने में 3 जूते बन जाते हैं बाकी कंपनी. दैट वाज द फर्स्ट एनालिसिस. सेकंड वाज सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट नाइकी वाज यूजिंग वाज हार्मफुल. कुछ उसके जो वेस्ट होते थे, लास्ट में अगर जूता फट गया, मैं फेंक दिया, जिस मटेरियल से बना होता था, दैट यूज्ड टू बी टॉक्सिक फॉर द नेचर. ये भी एक क्रिटिसिज्म आने लगा फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज पीपल स्टार्टेड टू शिफ्ट देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम नॉट जस्ट एंजॉयिंग प्रोडक्ट्स. अब लोग सिर्फ वो टाइम में नहीं थे कि हम प्रोडक्ट्स एंजॉय कर रहे हैं. दे वेंट टू अ टाइम जहां पे वो एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे थे. तो ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रोडक्ट टॉक्सिक है एनवायरनमेंट के लिए, जब उसको फेंक रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए आउटरेज सहना पड़ेगा. सो व्हाट नाइकी डिसाइडेड, विल चेंज द होल प्रोसेस. 1990 से वो प्रोसेस चेंज करना चालू किए ऑफ यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स and using different manufacturing strategies. Now they can make a shoe with respect to the same regard in 1990. जितने रॉ मटेरियल में वो एक जूता बनाते थे, अब उतने रॉ मटेरियल में they make 12 shoes. This is a very recent comparison. जितने में वो सिर्फ एक जूता बनाते थे, अब उतने ही रॉ मटेरियल में वो 12 जूते बनाते. प्लस एट द सेम टाइम द रॉ मटेरियल्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली. कोई भी अब टॉक्सिक रॉ मटेरियल नहीं है. तुम नाइकी के जूते फेंकोगे, वो डिग्रेड भी होंगे, वो ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएंगे. दे विल हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. चेंज. मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पानी यूज नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज करना चालू कर दिया. एवरीथिंग केम टुगेदर एंड ये स्ट्रैटेजिक चेंज किया. नाउ नाइकी इज वन ऑफ द लीडर्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. हाउ शूज आर मेड विद ब्रांड लॉयल्टी एंड एवरीथिंग, राइट? ये 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी हैं. गो बैक टू दिस. स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल. हाउएवर, strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. Obviously, very obvious thing. मैं दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकता हूं. मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा ग्रीन एनर्जी से, मैं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, मैं विंड एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सोलर एनर्जी मुझे पड़ रही है $1 बिलियन की, मेरा रेवेन्यू है $500 मिलियन. ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी. सो देयर हैज टू बी अ साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जो डे टू डे एक्टिविटीज को भी इतने अच्छे से मैनेज कर रहा है कि वो स्ट्रैटेजिक जो प्लान है या इंटेंट है हमारा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ. आई कैन से दिस एंड एक चीज डिस्क्लेमर की तरह लेके चलना मेरे साथ, ठीक है? मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं, मैं बहुत सारे कंपनीज के बारे में बात करूंगा. आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. कोई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो भाई ऑफेंड मत हो, पहला. दूसरा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है जब मैं एग्जांपल्स लेते जाता हूँ या किसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता. बिकॉज पॉइंट बीइंग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अंतर, ठीक है? तो कोई ऑफेंड मत होना, बहुत अच्छे से एंड एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जांपल्स को देखना, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट लाइन बोलने वाला हूं थोड़ी आपत्तिजनक हो सकती है. आपत्तिजनक इस सेंस में, I have read enough papers, I have read enough findings to understand कि टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में कभी आ ही नहीं सकती थी. आज से अगर 10 साल पहले
ऑलमोस्ट 10 years बैक टेस्ला पे काम करना चालू किया था इलॉन मस्क ने ऑन द आइडिया एंड देन ही स्टार्टेड एंड गैदर्ड द रिसोर्सेज मूव फॉरवर्ड। 10 साल पहले इस देश का कोई एंटरप्रेन्योर, और आज भी ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में चालू कर सकता। उसके लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड मैं वो वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि गर्मी है, स्प्रिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा इनोवेटर में, रिफ्रेश कर देते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, रिमेंबर दीज थिंग्स, लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे चेंजेस लेके आओ तो टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में बन ही नहीं सकती थी। और उसका मुख्य कारण आज एक ही है, आज भी टेस्ला आई है इंडिया में। यू वोंट सी टेस्लाज रनिंग इन द रोड्स ऑफ इंडिया एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years or 3 years, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट, दुनिया में वर्स्ट मैं बोल सकता हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट एटलीस्ट ड्राइविंग एथिक्स। हमारे यहाँ बहुत खतरनाक ड्राइवर्स होते हैं। कभी ऑटो में बैठो, जान की तुमको अपनी परवाह हो जाएगी तुरंत से, क्योंकि 2 गैप है जिसके बीच से एक पतला इंसान भी नहीं निकल सकता है, वहां से लोग ऑटो निकाल देते। कभी कभी बसेस में चढ़ो क्या, डिफरेंट सिटीज, कोलकाता बहुत घुमा हुआ हूँ, तो कोलकाता में मैं बस में चढ़ता था एट टाइम्स जब मैं पढ़ रहा था वहां पे। वहां के बस वाले थोड़े, अगर उनको थोड़ा टाइम और मिल जाए ना तो वो टेक ऑफ कर देंगे, वो उड़ा देंगे गाड़ियां। तो बहुत सारी चीजों का डिफरेंस आता है। हेंस एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होना चाहिए जो ये सारे इश्यूज को रियलाइज तो करे। मैं आज सोच सकता हूं, अदानी जी आज वही सोच रहे हैं ना, उन्होंने 6 बिलियन का प्रोजेक्ट डाला है सोलर एनर्जी का। ही डज नॉट हैव अ बायर फॉर दैट, पर उन्होंने वो सोलर एनर्जी का पूरा प्रोजेक्ट रखा है, $6 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करना, थिंकिंग कि इन द फ्यूचर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे गवर्नमेंट उनसे एनर्जी खरीदे। जरूरी नहीं है वो, जरूरी नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। क्या पता इन 2 years टाइम टेस्ला अपनी जो कार्स हैं उनको लाने से अच्छा अपनी सोलर टाइल्स लेके आते। सोलर टाइल्स क्या करती है, आपके घर की जो छत है उसमें लगी रहती है, एक नॉर्मल टाइल्स की तरह दिख रही होती है, बट सोलर एनर्जी आपको पूरे टाइम देती रहती है। अमेरिका में ये इतनी यूजफुल हो गई है, धीरे धीरे लोगों ने इतना अच्छा इंप्लीमेंट कर लिया है इसको कि ना बिजली विभाग जो है उनका या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उनको पैसे देता है, उनसे पैसे लेता नहीं है बिजली के, क्योंकि वो जितनी बिजली अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं, बाकी वो ग्रिड में वापस भेज देते हैं जो बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्या पता हम गोइंग फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज हम अपना यूसेज ही शिफ्ट कर दें, क्योंकि सूरज पे तो किसी का कॉपीराइट नहीं है ना, सनलाइट पे किसी का पेटेंट तो नहीं है, या वहां पे कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है। मैं अपनी छत में सोलर पैनल लगा सकता हूँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट तो प्रमोट करती है सोलर पैनल लगाना, उसके लिए मुझे इंसेंटिव भी देती है। मैं अपने घर में सोलर पैनल आज लगाऊंगा, मुझे 50,000 रुपए का इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, मेरी स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या पता अदानी जी का प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल होता है, पूरे $6 बिलियन जो है कंप्लीट वेस्ट रहे, बट क्या पता ऐसा ना, he has taken a very calculated gamble, he has a strategy in mind, तो वो उस प्रोजेक्ट के साथ गए। पर अगर मैं वो 6 बिलियन का जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने जाऊं, सोलर पैनल, सोलर सेल्स को मुझे कैसे अपग्रेड करना है, उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसी में मेरा मैनेजमेंट जाके गुड़ गोबर कर दे, तो क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं। वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट यू विल फाइंड, एंड ये कोई ऑफेंड मत लेना भाई इस बात पे, बायजूस बिग कंपनी, रियली बिग कंपनी, आई थिंक $14 बिलियन से $19 बिलियन के बीच में अभी कुछ उनका वैल्यूएशन चल रहा होगा, बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है एट टाइम्स। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रहे, सब इधर उधर इधर उधर इधर उधर जोड़ रखा है, सबकी खिचड़ी बनी रखी। आज पर अगर मैं एज अ पेरेंट बायजूस के किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करूं, बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना है, मैं डेमो लेना चाहता हूं, मैं डेमो ले रहा हूं, और उस टीचर से 2 सवाल पूछ लूंगा, वो ऑटोमेटिकली रूड हो जाएंगे। बायजूस में क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, इट्स समवॉट टॉक्सिक। उनके मैनेजर्स उनको दिन भर फोन कर रहे हैं कि हाँ 3 लाख का टारगेट था, 3 लाख रुपए का अगर तुम्हारा माल नहीं बिका तुम्हारी नौकरी अगले महीने खाली जाएगी। वर्क फ्रॉम होम में काफी बूम हुआ है क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार लोग हुए, बहुत सारी जॉब्स लॉसेस हुई, लोग शिफ्ट होते गए, तो अब ये इशू चल रहा है।
तो क्या ये जो टॉक्सिक मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट जो मिसमैनेजमेंट है काफी लंबे समय तक चल पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. बायजूस हैज आल्सो रियलाइज्ड इट. 4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सारी चीजें बोली गई थी. इन दीज 4 months दे हैव वेरी वेल वर्कड ऑन देयर सेल्स टीम, क्योंकि वही उनको रिप्रेजेंट करेगी. बायजूस इज नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर नेम, उनकी सेल्स टीम से भी काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन. तो ये इशू तुमको देखने मिलेगा. ठीक है. However, strategy is no substitute for sound alert and responsible management. हमने पढ़ लिया. Strategies is a blend of proactive actions and needed reactions to unanticipated developments. Proactive actions and needed reactions to unanticipated developments. Proactive होना. आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रेगुलेशंस किसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो वह आ रहा है आईटी में एंड रियल एस्टेट. आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत रेगुलेशंस आते जा रहे हैं धीरे 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 टू डिफरेंट थिंग्स. रियल एस्टेट में बहुत सारे रेगुलेशंस आते जा रहे हैं. बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स उससे सफर भी कर रहे हैं, कुछ बैंकरप्ट हो गए. बट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दिस सिचुएशन. सो देयर आर सम कंपनीज जिन्होंने जो रेगुलेशन गवर्नमेंट में दिए हैं उसको बेस रख के ऑन द फैब्रिक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दैट कंपनी जोड़ दिया है. And they are taking that base and taking it to the pro game. वो बिजनेस को ही ऐसा लेके जा रहे हैं उन रेगुलेशंस पे बेस करके कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. दिस इज प्रोएक्टिव अप्रोच कि सारे रेगुलेशंस मैंने फॉलो कर लिए. अनएंटिसिपेटेड एक इवेंट आ गया, डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन आया, बोला कि कैश में पैसा लेना बंद. वेल नोन प्रैक्टिस है कि अगर कोई जमीन 10 लाख रुपए की है, 6 लाख रुपए का ऑन पेपर रजिस्ट्री होगा, 4 लाख रुपए कैश लिए जाएंगे. वेल नोन प्रैक्टिस है इन द इंडस्ट्री. गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दिस, एवरीबॉडी नोज दिस. डिमोनेटाइजेशन आया, सबसे ज्यादा लोगों को लगा था कि रियल एस्टेट इंपैक्ट होगा. हुआ क्या? जब डिमोनेटाइजेशन आया उसके 3 महीने तक सबसे ज्यादा बूम में रियल एस्टेट था. सबसे ज्यादा बूम में रियल एस्टेट था. Because a lot of people invested their money in real estate, क्योंकि रियल एस्टेट वाले वो सारा पैसा कंस्ट्रक्शन में शो कर सकते थे. उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखाना पड़ रहा था. वो कंस्ट्रक्शन सब एक नंबर में शो करते आ रहे थे, बिल्डिंग बेचते जा रहे. काला धन सफेद हो गया. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने कराया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में ये नहीं हुआ. मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज वन सिनेरियो व्हिच हैपेंड. आपदा को अवसर में बदलना बोलते हैं ना लोग, प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, वो स्थिति है. तो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स में आपका रिएक्शन कैसा है, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला मोटर्स इज लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू टैप इन न्यूली फॉर्म्ड रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट. टेस्ला अभी तक यूएस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, अब वो इंडिया में करना चालू कर रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट चाइना के बाद एटलीस्ट इंडिया. ठीक है. सो हियर we come down to what do you mean by strategic management. और मैं तुमको यही समझा रहा था इतनी देर से. मैं इतनी देर से तुमको यही समझा रहा था what do we mean by strategic management. तुमको इसको एक रीडिंग मारनी है तो मार लेना, मैं ये नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करूंगा. राइट, ये रीडिंग तुम पढ़ लेना. बट अभी तक मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है. ठीक है. इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ प्लान. It is a very long-term plan which involves ऐसे decision making which has to give a particular result in a longer period of time, जिसका बहुत long term perspective है, जिसका बहुत wide ramification है, उसका बहुत ज़्यादा wide usage है, बहुत ज़्यादा critical resources का इस्तेमाल हो रहा है. राइट. आज के टाइम में एक ही फैमिली से आने वाले 2 बिजनेसेस के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जियो और रिलायंस टेलीकॉम. रिलायंस टेलीकॉम वो बिजनेस है जिसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कोई तुक नहीं दिया. वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उनके ओनर्स अभी सफर कर रहे हैं, अनिल अंबानी. बट एट द सेम टाइम मुकेश अंबानी केम विद जियो, फर्स्ट स्टार्टअप बन गए जो पहले ही साल में लोगों को प्रॉफिट देना चालू कर दिया. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आज भी उबर लॉस में है, आज भी ओयो लॉस में है, आज भी ओला लॉस में है. अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर इन लॉस. वो पहला स्टार्टअप बना जो आते साथ ही
प्रॉफिट देने लगा, 5,000 कुछ करोड़ रुपए का प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर, दे कुड डू इट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट प्लान। ठीक है, क्रिटिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए, केटर करते हुए बिजनेस में चेंजेस लाना, दैट इज द होल थिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, माइकल पॉटर के बारे में भी हम काफी बात करेंगे इस बिजनेस में। ही वाज समबडी फ्रॉम हार्वर्ड, very well known for his strategic principles, theories as well as experiments. इनके पेपर्स अगर तुम पढ़ोगे डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में, डिफरेंट सिनेरियोस के बारे में, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइस क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है जून में, बट ही हैज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर्स। इनके बेस्ड थ्योरीज पे जो आज रियल टाइम काम होता है, डेटा एनालिटिक्स का बहुत सारा वर्क होता है, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। Michael Porter identifies three principles underlying strategy: creating a unique and valuable market position, making trade-offs by choosing what not to do, and creating fit by aligning company activities with one another to support the chosen strategy. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइकल पॉटर का दिमाग और प्रिंसिपल इन्हीं चीजों पे फोकस करता है कि यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू हैव अ वैल्यूएबल मार्केट पोजीशन, you have to know what not to do, and you have to know what is the right fit. ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस तुम यहाँ पे जो देख रहे हो, ये तुम्हारा पूरा कोर्स है। ये जो चार चीजें तुम यहाँ पे देख रहे हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, दिस इज द होल एसएम कोर्स जो हम अगले 14 डेज में कवर कर रहे हैं। हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन विल गो विद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, देन विल गो विद स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, एंड देन विल गो विद स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। Since your exams has been turned into objective type questions, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए। 1 2 3 4 लास्ट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो 2 क्वेश्चन। बट सीक्वेंस क्या है, सवाल आएगा तुमसे, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? सो फर्स्ट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, सेकंड इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, देन थर्ड इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, and fourth one is strategic evaluation. ठीक है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम सिनेरियोस जो तुम पढ़ते आए हो बिजनेस स्टडीज में, बट ये बहुत ही वाइडर रूप धारण करता है और एक वाइड रेंज को केटर करता है। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना। इनके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें लिखाना चाहूंगा या नहीं भी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो अहेड, यू कैन गो थ्रू द होल लेक्चर। आप आज नहीं 14 दिन के सारे लेक्चर जब देख लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस जो है ये तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ होगा। अभी तक ये सवाल आया नहीं क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट ही ऐसा था जो एमसीक्यू बेस्ड था। इस अटेम्प्ट में अभी क्या आएगा उस पर बहुत कुछ इम्पैक्ट है, बट वन ऑफ माई प्रेडिक्शंस इज देयर विल बी अ क्वेश्चन विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, और यहाँ पे किया ये जाएगा कि कुछ नाम बदल दिए जाएंगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसके नाम की चेंजेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि बच्चे देख क्या रहे हैं, उसमें बात क्या हो रही है, राइट? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर नेम हियर। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जगह 2 नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इंटरनल एनवायरमेंटल स्कैनिंग। दोनों नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट हम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जब बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, सोसाइटल। सोसाइटी कैसी सोचती है, हम जिस इकोनॉमिक जोन, जिस डेमोग्राफिक में बैठ के काम कर रहे हैं वो डेमोग्राफिक कैसा है, उसकी चॉइसेस क्या है। इंडिया में लैपटॉप खरीदने का जो बेसिक रेंज है वो 50,000 रुपए, 30,000 रुपए। वही जब मैं चाइना चले जाऊंगा दे बाय लैपटॉप्स एवरेजली वर्थ ₹50,000। तो इस देश में मैं मास प्रोड्यूस करूं एकदम हाई एंड लैपटॉप विच कॉस्ट 50,000 और 70,000, वो अच्छी स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं। मोस्ट ऑफ द मास इज गोइंग टुवर्ड्स 30,000 रुपीज लैपटॉप। मोबाइल फोन्स में ये एवरेज और कम है, 9,000 रुपए के फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं इस देश में, 9 से 12,000 रुपए। वहीं पे अगर मैं आईफोन हूं, मैं ये एंटिसिपेट करूं कि इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे फोन सेल होंगे, मैं बहुत ज्यादा मास प्रोड्यूस कर दूं क्या आईफोन फॉर इंडिया? आई कांट, because they are selling for 2,15,000 rupees the latest model। 2,15,000 रुपए का एक मॉडल है और एक 40,000 रुपए का मी 10 है,
मैं दोनों को कंपेयर करूंगा अगल बगल, मैं बोलूंगा मैं मी का फोन खरीद रहा हूँ, मुझे आईफोन नहीं दो, क्योंकि मेरे को जो चीजें चाहिए, एक अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर, सब 40,000 रुपए में आ जाता है. बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल बाय एप्पल प्रोडक्ट्स बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट अपीजमेंट, इट हैज अ वेरी डिफरेंट यूसेज. तो अलग अलग मार्केट्स के लिए. सो सोसाइटल एक एनवायरमेंटल कोर्स हो गया. देन एनवायरमेंटल, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटर बेचने का कोई फायदा है क्या? एक स्टार्टअप चालू करो, मैं सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम्स बेच रहा हूँ, डज नॉट मैटर. साल में 4 सीजन होते हैं, मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ एरियाज. हाँ, नॉर्थ साइड चले जाओगे, जम्मू कश्मीर या हिमालयन रेंज के पास जा रहे हो तो वहाँ हीटिंग सिस्टम्स की जरूरत है. बट उसके लिए भी हम इंडियंस ने बेसिक तरीका निकाला हुआ है. हमारे लकड़ी के घर होते हैं, डबल इंसुलेशन वुड से बना होता है, तो उतना गर्मी, इतना ठंड लगता नहीं है. हम बहुत ज्यादा एक्वेंटेड होते हैं उस सिस्टम से. पर वही सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम में रशिया जाके बेचना चालू करो, सक्सेसफुल होगा. जनरल फोर्सेस जो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस, एनवायरमेंट का इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, डिफरेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल क्या क्या बोलते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट को किस तरह से प्लेस करना चाहिए, या मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस को किस तरह से प्लेस करना चाहिए. ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. इंटरनल, स्ट्रक्चर ऑफ चेन कमांड, culture, beliefs, expectations, values, resources, assets, skills, competencies, knowledge. इंटरनली मेरे बिजनेस में चेन ऑफ कमांड क्या है, कल्चर कैसा है, क्या सोचते हैं लोग, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, रिसोर्सेस क्या है, एसेट्स क्या है, स्किल्स क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, नॉलेज किस तरह से इंपैक्ट करेगा बिजनेस को, ये सारी चीजों से फर्क पड़ता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस स्टार्टअप, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे वर सेलिंग डोर टू डोर फूड. वो डोर टू डोर मीट पहुंचाते थे. जनरली दे यूज्ड टू स्पेशलाइज into that. So in south, in certain places, a lot of people eat beef. खाते हैं, बहुत अलग अलग जगहों में लोग खाते हैं beef. सो मीट का उन्होंने सप्लाई चालू कर दिया, ऐड डालना चालू कर दिया अलग अलग जगहों में स्टार्टअप ने कि हम बीफ घर डिलीवर करेंगे. एक पॉलिटिकल चेंज आया उन डिफरेंट रीजन्स में. as soon as they came, ये बैन हो गया. इसमें बहुत हेवी इम्पोजिशंस आने लगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे इस कंपनी के लिए. तो ऑटोमेटिकली दिस कंपनी सकम्ड एंड दे हैव टू गो बैंकरप्ट. तो ये वन ऑफ दोज एग्जांपल हो गए जहां पे एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या है वो समझ आया. वैसे ही इंटरनल इम्पैक्ट की बात करते हैं. उबर ड्राइवर्स वेंट इनटू स्ट्राइक लास्ट ईयर, क्योंकि उनके लिए कोई कवरेज ही नहीं था. लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, उबर और ओला में कोई घूम ही नहीं रहा. तो वो बेचारे जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं लोन में, ये सोच के कि उबर से कमाएंगे, वो लोन पे हो जाएगा, मेरा घर भी चलेगा, सारी चीजें होंगी, सब घर बैठे हुए थे बिकॉज देयर इज नोबडी आउट देयर. सो दे वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट कि उबर हम जैसे लोगों के लिए क्या सेफ्टी है, इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट क्या. अगर उबर उनकी उस समय की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो आज जब मार्केट खुल रहा है तो उबर के ड्राइवर्स क्या उनके लिए काम करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. सो इंटरनल एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. आगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ये सारी चीजें हैं. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में क्या क्या आता है, पूरा चैप्टर है, डिटेल पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में मेरे साथ लिख लोगे अगर लिखने का मन है. नोट्स बाद में इसमें अपडेट कर लेना व्हेन आई गिव यू दैट. ओके. सो मिशन, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, इन वेरी शॉर्ट तुम्हें ये नाम पढ़े हुए हैं. रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, क्यों मेरी कंपनी एग्जिस्ट करती है, या क्यों वो किस पर्पस के लिए वो काम कर रही है जो वो कर रही है, चाहे गुड सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, वो किसी भी सेक्टर पे. राइट. तो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस. ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट रिजल्ट्स टू accomplish, what results to accomplish, strategies, plan to achieve the mission and objectives. Obviously मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो प्लान्स होंगे जिसके थ्रू मैं अचीव कर रहा हूं किन चीजों को, मेरे मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स.
policies, broad guidelines for decision making. ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डे टू डे वर्किंग कैसे होगी, किस तरह से काम होगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स होंगे। ऑलराइट, देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन माय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस व्हिच इज स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना। पहले एनालाइज किया, फॉर्मुलेट किया, अब इंप्लीमेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ बजट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहे हैं। प्रोग्राम्स क्या होती हैं? एक्टिविटीज नीडेड टू accomplish a plan. Budgets, cost of those programs. Procedure, sequence of steps needed to do the job. तो प्रोग्राम के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर जॉब डिफाइन की, बजट में ये पता चला कि उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का क्या खर्चा है, एंड देन एट द एंड ऑफ इट आई केम अप विद अ प्रोसीजर व्हिच इज इंटीग्रेटेड इनसाइड दैट प्रोग्राम, और उसके स्टेप्स लिख दिए जिससे वो काम कंप्लीट हो सकता है। देन एट द एंड ऑफ इट आई कम टू इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जिसमें मैं परफॉर्मेंस की बात कर कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। Activities needed to accomplish a plan. एक प्लान accomplish करने के लिए मेरी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। मुझे इंडस्ट्री का लीडर बनना है, मैं 2 तरीकों से बन सकता हूं। या तो मैं इंडस्ट्री में 1000 यूनिट बेचूं, 1000 यूनिट्स बेच दूं इंडस्ट्री लीडर बनने के लिए, दैट इज माय गोल। या फिर मैं 100 यूनिट बेचूं 10 टाइम्स द प्राइस में। वन और द अदर वे आई एम बिकमिंग द इंडस्ट्री लीडर। तो मेरी परफॉर्मेंस किस तरफ ज्यादा होनी चाहिए या वर्किंग किस तरफ ज्यादा होनी चाहिए, मैं उस थॉट प्रोसेस पे रुकता है। राइट, तो बेसिकली अगले 14 दिन में इन सब चीजों को तुम इन डिटेल पढ़ने वाले हो। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे टॉपिक से कहीं से भी तुम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बना सकते। इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मे बी नॉट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स फर्दर ऑन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बट ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है ये पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम में जब रिवाइज कर रहे हो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कुछ टॉपिक्स में मार्क कर रहा हूं जिनको दोबारा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे लेक्चर्स में ये हम ऑटोमेटिकली बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू गो अहेड एंड रीड देम अगेन बिफोर द एग्जाम इन टर्म्स ऑफ योर रिविजन्स। ठीक है, रिविजन्स के टाइम पे ये करने की जरूरत नहीं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पढ़ना है तो साथ में तुम ये पढ़ लेना नोट्स में, बट जस्ट टू मेक इट वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, strategic leadership is a way, is a philosophical way. It's a particular manner in which different implementations at different levels, चाहे वो corporate हो, चाहे वो business हो, चाहे वो functional level, इन तीनों लेवल पे आप एक तरीके से implement कर रहे हो different changes so that strategic edge can be brought in the organization. टेस्ला का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा क्यों है? टेस्ला हैज एक्चुअली पुट ऑफ द जायंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाली, मास प्रोड्यूस करने वाली, टोयोटा, मारुति सुजुकी, इतना इन्होंने कार बेचा, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको मैन्युफैक्चरिंग का, बट टेस्ला केम इन और आज सबसे ज्यादा मार्केट कैप उसका है। क्या रीजन? बिकॉज एक स्ट्रैटेजिक चेंज लाया गया। इलॉन मस्क 10 years बैक फोकस्ड ऑन वन एंड ओनली वन थिंग कि मैं मैन्युफैक्चर
सबसे कम कॉस्ट में कैसे कर सकता हूं इस चीज। सो ही हेवीली रिलाइड अपॉन हेवी मशीनरी। बहुत रिस्की मूव था बिकॉज दे ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट। टेस्ला वाज एट अ पॉइंट कि वो बैंकरप्ट हो जाती। वो सेल तो कर रही थी पर डिलीवर नहीं कर पा रही। In that particular situation also, the leadership of Elon Musk came into play. बहुत सारी स्टोरी सुनोगे। Elon Musk used to sleep in his factory floor. जब प्रोडक्शन उसका इनिशियल प्रोडक्शन जब बहुत स्किम अप हो गया था तो वो फैक्ट्री के फ्लोर में ही सो रहा है। उसके एम्प्लॉयज इतने हाईली ट्रेन्ड हैं जो बहुत डिफरेंट शिफ्ट समझते हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट समझते थे वहां का। सो हेवीली दे रिलाइड अपॉन ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। मशीन्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं पूरे प्रोडक्ट को। बट एट सम पॉइंट और द अदर इलॉन मस्क रियलाइज कि ह्यूमंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते अभी रोबोट से, क्योंकि उसको करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी, और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, रिलायंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस जहां पे ह्यूमंस एंड मशीन्स केम टुगेदर एंड देन दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। और अब रिफाइन करते 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 टेस्ला केम टू अ पॉइंट कि दे हैव अ स्ट्रक्चर। गीगा फैक्ट्री बोलते हैं उनकी फैक्ट्रीज को, टेस्ला की अलग अलग जगह पे गीगा फैक्ट्रीज खोली जा रही है। उनको बनाने का प्लान, वो कैसी दिखती है, उनमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, इट्स सेम। तो चाहे टेक्सास की बात करूं या चाहे मैं चाइना की बात करूं, दोनों गीगा फैक्ट्री सेम टू सेम। इट इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज वेरी अवे फ्रॉम द सिटी और टाउनशिप। वो इतने बैरन लैंड में है जो फ्लैट हो, ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा सनलाइट हो, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग। अलग स्ट्रक्चर से सब कुछ बनाया। दैट इज द होल प्लान, दैट इज द होल स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म यूज देखा इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क ने पूरी फैक्ट्री की जो छत है वो सोलर पैनल से ढकी हुई। वो ऐसी जगह पे फैक्ट्री बनाता है जहां अर्थक्वेक्स ना आए, एक थॉट प्रोसेस है उसमें भी। वही जगह पे बनती है जहां पे बहुत ब्रॉड एरिया में वो फैक्ट्री लगा सके। ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहां पे वो एनर्जी बहुत ज्यादा यूज कर सके, मास प्रोड्यूस कर। अब टेस्ला इतनी मास प्रोड्यूस होते जा रही है, उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। सो ये लीडरशिप का पॉइंट होता है जहां पे मैं इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं अपने लोगों को कि वो डिसीजंस अपनी इच्छा से इस प्रकार से ले रहे हैं कि वो कंपनी का भला सोच रहे हैं, वो ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर्ड। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे लीडर्स थे, स्ट्रैटेजिक लीडर्स थे, they understood the problems, they solved it also, and उनके एम्प्लॉइज भी उनको वैसे ही पे बैक किए। आई नो हैंडफुल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो मेरे फॉर्म में खुद, जिनका मैं सीएस का काम करता हूँ या डिफरेंट हम काम करते हैं इस फॉर्म में उनके साथ, they actually have told us कि a lot of employees have worked for them for 6 to 8 months without any money। कोई सैलरी ही नहीं लिया। बोला कि कोई बात नहीं सर, नहीं चाहिए सैलरी। जब जब किसी को कुछ इंपॉर्टेंट जरूरत होती थी वो पैसे मांग के लिए जाता था, बट दे केप्ट वर्किंग। अ लॉट ऑफ पीपल जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, दे लर्न हाउ टू डू इट, दे डिड इट। अ लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटिंग कि सर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को पुल डाउन करने वाला हूँ, मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम नहीं करता। सम अदर पीपल जॉइन। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इस इम्पैक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल में हो, चाहे आप बिजनेस लेवल में हो, चाहे आप फंक्शनल लेवल में हो, इन तीनों ही लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपकी सोच से मिलते हुए काम कर। मैं सिर्फ अगर सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं एक एक्स्ट्रा आवर नहीं डालू। 8 घंटे पढ़ाना है, 8 घंटे ही पढ़ाऊंगा। 9वें घंटे पढ़ाने को मेरे को बोलेगा बोलेगा मेरी ड्यूटी खत्म। सरकारी नौकरी में बहुत दिक्कत। पर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे ना, दे हैव मेड देयर कंपनी देयर पैशन। टीसीएस के किसी भी सर्टेन हाई लेवल एम्प्लॉय से बात कर लो, कभी उनसे पर्सनल लेवल में बात कर लो, बहुत कम ऐसे होंगे जो अपनी कंपनी को गाली बकेंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ज्यादा जॉब फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को, ब्ला ब्ला ब्ला। बट काफी हाई लेवल जो एम्प्लॉयज होंगे वो इतने ज्यादा खुश हैं कंपनी से, भले वो कम पे हो रहे हैं बाकी कंपनियों से, बट द एनवायरमेंट, द पर्क्स दैट हैज बीन गिवन, द थॉट प्रोसेस व्हिच मैच, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। सबसे बड़ा इसका एक एग्जाम्पल है जो आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में तुम्हें दिखेगा इस देश के, मोदी जी। स्ट्रैटेजिक लीडर स्लैश अमित शाह। अगेन बोल रहा हूं, ऑफेंड मत होना।
बट सबसे बढ़िया तुमको जो इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा. बट बिकॉज इन हिज लीडरशिप दे हैव मेड सो मेनी चेंजेस. कॉमन उनका जो वर्कर भी है और जो उनके हाई लेवल प्रेसिडेंट्स भी हैं, सबकी थॉट प्रोसेस सेम है. एंड कोई इंडिविजुअल गेन के लिए काम नहीं कर रहा है. तुमने फिल्मों में देखा होगा, लोग इस थॉट प्रोसेस में होते थे पॉलिटिक्स में कि सत्ता के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है. किसी को होम मिनिस्टर बनना तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा. इन बीजेपी दे हैव स्ट्रीमलाइंड द थॉट प्रोसेस सो मच कि अब लोग सीट के लिए नहीं लड़ रहे, वो पार्टी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं. एंड देन बाद में पार्टी के जो मेन हेड्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या बनेगा, किस पोजीशन में जाएगा. एंड दे ट्रस्ट द प्रोसेस. वेरी बिग चेंज इन पॉलिटिकल पार्टी. पर ये 1 साल में नहीं आया है, ये 2 साल में नहीं आया है. मोदी जी इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मोदी जी इतने ऊपर लेवल में नहीं होते भारतीय जनता पार्टी, या अमित शाह इतने ऊपर लेवल में नहीं होता. दे हैव कम टू दैट लेवल क्योंकि एक सिस्टम, स्ट्रैटेजिक सिस्टम बीजेपी ने अपनाया और उस पर लगातार काम करते रहे, डबल डाउन करते रहे. नाउ इट इज पेइंग ऑफ. द पार्टी इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड नाउ. बहुत पैसा है इनके पास. नॉट दैट दे यूज दैट मनी इन डिफरेंट वेज, या उससे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं. दे आर यूजिंग इट फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड सो ऑन व्हाट नॉट. तो एक तरीका, ठीक है. सो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बिल्ड कर रहा हूँ. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. यू हैव टू बी दैट इनोवेटिव, यू हैव टू बी दैट मैनिपुलेटर आल्सो एट टाइम्स, कि आप लोगों को कन्विंस कर सको कि उन्हें आपके साथ जुड़े रहें. सो अ स्ट्रैटेजिक लीडर वर्क्स एज अ नेविगेटर, strategist, entrepreneur, mobilizer, talent advocate, captivator, global thinker, change driver, enterprise starter. सारे नाम सुने हुए हैं. उनके अंदर की ब्रीफ रीडिंग भी एक मार लोगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा. ऑलराइट, बट यू डोंट हैव टू लुक पास्ट दैट एनीमोर. ऑलराइट, इससे सवाल नहीं आएगा. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाओगे तो एक पूरा सेक्शन है. मैं चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से. लेसन 12, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. उसमें एक पूरा सेक्शन है, पेज नंबर आई सपोज 467. ठीक है, 467 में तुमको कंपनी सेक्रेटरीज का रोल दिखेगा फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थोड़ा सा मेरे को इशू है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के साथ. पहली लाइन उसमें लिखा हुआ है, a lot of change has occurred in company secretary profession. They are no more considered as a glorified clerk. ये जो वर्ड है ना, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम. glorified clerk, I don't think so ever in the industry company secretaries were treated as glorified clerks. मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मुझे पिछले 4 साल में काफी कुछ पता है इस इंडस्ट्री के बारे में. बट द पीपल दैट आई वर्क विद, किसी को 10-10 साल, किसी को 15-15 साल, किसी को 20-20 साल का एक्सपीरियंस, और मैंने वो एक्सपीरियंस उनसे बहुत ज़्यादा गेन किए. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 2 डेकेड के चेंजेस देखते हुए मुझे पता है कि कंपनी सेक्रेटरीज ट्रीटेड रियली वेल इन द इंडस्ट्री. उनका वर्क बहुत कट आउट था उनके लिए. अब क्वांटम ज़्यादा बढ़ रहा है. एक सीए में और सीएस में सबसे ज़्यादा अंतर मैंने यही दिखा है कि लोग सीए को ज़्यादा पहचानते हैं जस्ट बिकॉज वो टैक्स रिलेटेड काम कर रहे होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए. And a lot of individuals have tax related problems, तो वो सीए को जानते हैं. बट सीएस के बगैर मैं जानता हूं आज के टाइम में जो मेजर कॉर्पोरेशन है, एनी कॉर्पोरेशन विच इज एटलीस्ट 5 करोड़ और अबव इन टर्नओवर, इनका पैर नहीं हिल सकता बिना कंपनी सेक्रेटरी के. सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि इतने कंप्लायंस बढ़ चुके हैं आज की इंडस्ट्री में. दैट मेक्स होल लॉट ऑफ डिफरेंस. दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस आउट देयर. ऑलराइट, सो कंपनी सेक्रेटरीज का जो ये एक लाइन है, आई टेक दैट इशू. उसको पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, एक रीडिंग मार लेना अगर मॉड्यूल का मारना हो तो. बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. बट दे मेक अ इंटरेस्टिंग पॉइंट फर्दर ऑन, जहां पे मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि कंपनी सेक्रेटरीज का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत बड़ा हाथ गया है. आई नो सम फर्म्स इन दिस नेशन नाउ जो कंपनी सेक्रेटरियल वर्क को इतने फ्यूचर ओरिएंटेड रूप से ले गए हैं. क्योंकि अगर तुम लॉ की सही अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आई होप तुम सबने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट आ चुका होगा, अभी तक डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में तुम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते होगे इन जनरल ऑल्सो आउट ऑफ योर एकेडमिक कोर्स.
मैं ऐसी फर्म्स को भी जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मैकेंजी के लिए काम करते हैं या जो टीसीएस के लिए काम कर रहे हैं, या एक इंडिविजुअल फर्म है जो इतनी फ्यूचर ओरिएंटेड हो चुकी हैं कि वो ग्लोबल लॉज देखते हैं. दे लुक एट द ग्लोबल लॉज एंड दे प्रेडिक्ट विथ ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में दैट लॉ विल बी ब्रॉट इन टू इंडिया. एंड सेम फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो. ग्लोबल लॉज देखा कि ये लॉ इस बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत सूट करता है, तो ये लॉ पक्का यूएस में इन फ्यूचर आएगा. ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं लोग. डेफिनेट प्रिडिक्शन, गैम्बल भी नहीं है, डेफिनेट प्रिडिक्शन करते हैं. तो इन ग्लोबल लॉज को इंटरप्रेट करके आने वाले प्रिडिक्शंस को कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि दिस इज वन प्रिडिक्शन और ये हमारे देश में आने वाला है. वी सजेस्ट यू टू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस फॉर दैट फ्रॉम राइट अवे, ताकि जब ये लॉ पहुंचे आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे. वन ऑफ द एग्जांपल्स इज अभी अभी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चेंज आया था कुछ साल पहले कि यू हैव टू प्रोड्यूस व्हीकल्स जिनमें हेडलाइट्स पूरे टाइम ऑन रहती है, इज ऑलवेज ऑन. ये चीज मारुति सुजुकी एंड टू व्हीलर कंपनीज ईदर होंडा और हीरो, they realized it 6 years back. जिस दिन ये आया था रूल, उसके 6 साल पहले से ये लोग तैयार थे ये इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्ट की कंट्रीज में ऑलरेडी लॉ था. उनके रीजंस अलग थे, बट हमारे बहुत सारे लॉज उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं. ये प्रोडिक्शन इनके की मैनेजरियल पर्संस ने किया, बताया कि ये 6 साल में आ सकता है. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एज सून एज इट कम्स, स्विच. जो ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है इस साल के बजट में फरवरी में 2021 टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिसके कारण कुछ डिस्काउंट देना है कॉर्पोरेट्स को, इसके बारे में एक पर्टिकुलर कंपनी है एंड आई नो देम वेरी पर्सनली, हेंस आई वुड नॉट डिस्क्लोज द नेम. दे ऑलरेडी न्यू दिस इज कमिंग. 2 साल पहले से दे हैड दिस प्रेडिक्शन. दे वर ऑलरेडी रेडी एंड नाउ दे आर बेनिफिटिंग, दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. सो एक कंपनी सेक्रेटरी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अब सबसे बड़ा इंपैक्ट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम फ्यूचर कंप्लायंस पे ध्यान दे के कि क्या चीजें आने वाली है एक लीगल एनवायरनमेंट में, वो एक रेगुलेशन एनवायरनमेंट में क्या आएगा, वो चीज को समझते हुए आज के मैनेजमेंट हेड्स को, आज के एंटरप्रेन्योर्स को, आज के सीईओस को गाइड कर सकते हैं कि दिस इज द पाथ दैट यू शुड गो, because we have made that thorough reading for you to understand that this is a change which will come. A company secretary's work is very well explained in company law. I think company law का 17वां लेसन है जिसके अंदर तुमको कंपनी सेक्रेटरी के सारे रूल्स पता चल जाएंगे इन डिटेल, इन स्पेसिफिक, जहाँ पे बात होती है कि एक बोर्ड मीटिंग का या MGT 7 का फॉर्म भरना है या MGT 8 भरना है, या सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है, CSR पॉलिसी क्या होती है, सब कुछ तुम उसके अंदर पढ़ सकते हो. IPR लॉज से रिलेटेड CS का कितना काम बढ़ चुका है, रेरा में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, NCLT में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. A lot of scope has been increased. And my prediction is in next 5 years CS profession सबसे ज्यादा beneficial होगा. Because this particular government, this government in the center is looking more forward towards less government, more governance. जब गवर्नमेंट कम होगी तो जो सुपरवाइज करने वाला या जो ऑथराइज या ऑथेंटिकेट करने वाला पर्सोनल होगा वो एक कंपनी सेक्रेटरी होगा. दिस आई नो फॉर श्योर. ओके, अनदर वर्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं. दिस कैन बी मेड एज अ रीडिंग. हम कॉन्सेप्ट वाइज इस चीज को समझ चुके हैं, आप इसको एक बार रीडिंग मार लेना. ठीक है. What is planning? I think BST में तुमने पढ़ा हुआ है. Planning is future oriented, planning is multi-dimensional, planning is blah blah blah. बहुत सारी चीजें तुम उसके अंदर पढ़ते हो. वेल 12th में तो तुम हेडिंग ज्यादा पढ़ रहे होते हो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए. अंदर कचरा लिख भी दिया तो चलता है, हेडिंग लिखनी जरूरी है. लास्ट ईयर तक SM के पेपर में भी, लास्ट टू लास्ट ईयर तक SM के पेपर में भी जब हम कंपनी सेक्रेटरी या CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों से हम बात कर रहे होते थे तो भी हम यही बात करते थे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है. पर अब तुमको लिखना नहीं, अब तुमको चूज करना है आउट ऑफ 4 objective questions या options. So now it is very easy to just understand the concepts and not go under or start to mug up what is written in the book. All right? तो ये notes concept oriented ही हैं, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ.
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है इसके बारे में भी हमने बात की है, बट इसमें दो अप्रोचेस हैं जिसको शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल से नीचे की तरफ आएगी, ऑल द डिसीजंस आर टेकन एट टॉप लेवल, इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट फिर धीरे धीरे नीचे किया जाता है, नीचे से उतना फीडबैक या नीचे से उतना सजेशन नहीं है। दैट इज टॉप डाउन स्ट्रैटेजी, कि टॉप लेवल में चेंजेस किए, डाउन लेवल वाले सिर्फ फॉलो कर। जनरली तुम्हें यह स्ट्रैटेजी दिखेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये थॉट प्रोसेस। बॉटम अप, कॉर्पोरेट लेवल इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, इट्स जस्ट एन ऑर्गेनाइजर कि सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर दे रहा है, फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। आई एम द वंस हु आर वर्किंग एट द एंड, जो एंड लेवल में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग मोर टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। बॉटम अप स्ट्रैटेजी, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये तुमको सर्विस रिलेटेड कंपनीज में बहुत ज्यादा दिखेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉटम अप स्ट्रैटेजी टू बी इंप्लीमेंटेड इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। काफी बॉटम अप इनका थॉट प्रोसेस होता है, नीचे से ऑपरेशनल लेवल से पढ़ते पढ़ते फिर ये टॉप लेवल में डिफरेंट चेंजेस करते हैं। सो दे गो हेड विद बॉटम अप स्ट्रैटेजी, ठीक है। सेम चीज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था उसका डायग्राम है, कॉर्पोरेट लेवल CEO, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, BOD एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। वहीं बिजनेस लेवल में हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं या बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, एंड फंक्शनल लेवल में वी टॉक अबाउट बिजनेस फंक्शंस which exist in different markets, market A, B, C, ठीक है। ये तीनों मैं समझा चुका हूं, वहां पे रीडिंग मारने का। Now we are coming to the most important part, जहां से सवाल आएगा। बेसिकली अभी तक का जो बेस बना है इस चीज को समझने के लिए ही बना है, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पॉटर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिविजुअल जिसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसके बेस पे आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस बेस्ड हैं। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। अभी तक सबको सब कुछ समझ आया कि कोई डाउट है? हमारी क्लासेस इनिशियली थोड़ी ऐसी रहेंगी, मनोहर कहानियां की तरह लगेगा कि सर बात बहुत कर रहे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, देन हम लिखेंगे भी ज्यादा जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक सब समझ आया? यस, ऑलराइट, गुड। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पॉटर बोलते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट की जगह मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा हमेशा, और हर वर्ड चेंज जो है मेरा बिजनेस टर्मिनोलॉजी में वो बहुत इंपैक्ट करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। ध्यान देना, क्योंकि सवाल में भी अगर वो शब्द चेंज होता है तो ऑप्शंस बदल जाएंगे। अगर तुमको इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, अगर तुमको इंडस्ट्री में सस्टेन करना है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ग्रोथ पे फोकस करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करना है, प्रॉफिट में, तो यू जस्ट डोंट लुक इनटू एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट। तुम बहुत सारे 5 कोर चीजों पे ध्यान दो। वो 5 कोर चीजें क्या है अभी हम पढ़ेंगे। इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मिस्टर माइकल पॉटर स्टेटिंग कि डॉन अपने दोस्तों की खबर रखे ना रखे, अपने दुश्मनों की खबर हमेशा रखता है। ये वही वाली बात है माइकल पॉटर की। तो अगर ये स्टेटमेंट लिखना है तो समझने के लिए लिख सकते हो कि डॉन अगर अपने दोस्तों की खबर रखे ना रखे, अपने दुश्मनों की खबर जरूर रखता है। माइकल पॉटर सेड that if you are in an industry, you have to look and you have to be very aware and you have to be very much ready for potential new entrants. You have to analyze कि कितने new entrants हो सकते हैं, because that will impact your business capital market. Let's just say coaching का business. At the end of the day, this is also a business, right? क्या इस बिजनेस को पढ़ाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है? क्या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तुमको एक अलग लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की जरूरत है, या कहीं से कुछ लाइसेंस या रेगुलेशन है क्या हमारे?
मैं अगर एक रोड पे छतरी खपरा भी लगा लूं और 4 बच्चे बैठा लूं छाव में, तो भी मैं कोचिंग बोल सकता हूँ, उसको मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। अलग लेवल पे आ रहा है बेसिकली, बट कोई भी पढ़ा सकता है, राइट? सो द एंट्री इनटू दिस इंडस्ट्री इज वेरी इजी, प्रॉब्लम ही नहीं। सो ये न्यू एंट्रेंट्स कोचिंग बिजनेस में रोज आ सकते हैं। सो इट्स ऑफ अ हाई रिस्क एरिया, इट्स अ हाई रिस्क एरिया जिसपे मुझे मेजरली हमेशा ध्यान देना पड़ेगा इफ आई एम इनटू कोचिंग बिजनेस, टू लुक एट कि कौन नए नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, कितने नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहा है उनके कारण, मार्केट का कितना हिस्सा वो ओन करते हैं, राइट? एक एंट्रेंट को आने में कितना कैपिटल लगता है? मेरी इंडस्ट्री में कोई कैपिटल नहीं लगता, यहाँ का कैपिटल लगता है ब्रेन कैपिटल, जिसको नॉलेज है वही इम्पार्ट कर पाएगा ना। बट ये कैपिटल के अलावा मेरे लिए बहुत ज्यादा मेजर खर्चा कुछ नहीं। अब ऑनलाइन क्लास है तो हाँ थोड़ा स्टूडियो का कैपिटल वो लगता है, राइट? एग्जिस्टिंग कंपनीज का क्या इम्पैक्ट होगा, कोई नया एंट्रेंट आएगा, कितने इश्यूज आएंगे, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। वन ऑफ द लैप्सेस इन द केस स्टडी ऑफ जियो इज एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन was not ready for Jio. They were not at all ready कि कोई आएगा और फ्री कर देगा सर्विसेज। कोई एक ऐसा इंसान चुपचाप बैठा हुआ है जो आएगा, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, बहुत हाई कैपिटल के साथ आएगा, बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी थॉट प्रोसेस के साथ आएगा, 2 साल तक लॉस झेलने को तैयार रहेगा, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पूरा बिजनेस बैकअप ले जाएगा। आइडिया वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन द टेलीकॉम बिजनेस अंटिल जियो अराइव्ड, बट जियो के आते ही बहुत कुछ बदल दिया, राइट? सो दिस इज वन पर्टिकुलर चेंज जिसके लिए ये तीनों कंपनीज रेडी नहीं थे। जियो आई, ट्राई का एक रूल था जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए आई वो, कि टावर्स ऑल ओवर इंडिया कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज आफ्टर पेइंग द बेसिक रेंटल। तो ये तीनों तो एक तरह से एक ऑर्गेनाइज कार्टेल की तरह चल रहे थे, सब एक ही प्राइस ऑलमोस्ट रखते थे आगे पीछे। जियो आया, ट्राई का ये नियम था, उसके खुद के टावर्स कम थे, ज्यादा इनके टावर्स थे जिनको इस्तेमाल करके वो फ्री वाईफाई दे रहा है, फ्री कॉलिंग दे रहा है 1 साल तक। ये लोग कंप्लेन करते रहे ट्राई को, कुछ हुआ नहीं। उसके पीछे लीगल और पॉलिटिकल दोनों रीजन था भाई, बट दैट वाज वन स्ट्रैटेजी। इफ दीज कंपनीज वर रेडी फॉर जियो, क्योंकि जियो जिस दिन लॉन्च हुआ उसके 4 साल पहले रजिस्टर हो चुका था, 4 साल पहले से उस पर काम चालू हो चुका था कि जियो आएगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होंगे आफ्टर अ वाइल, उसको कैसे चैनलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्या होंगे, जियो का 4 साल पहले हो चुका था। पर 4 साल बाद वो लॉन्च हुआ। मुकेश अंबानी हैड अ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, बंटवारा हुआ ना जब अंबानी इसका, मुकेश और अनिल अंबानी, तो इनका नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। जिस साल वो खत्म हो उसी साल जियो लॉन्च हुआ, तो वो चुपचाप बैठा था। मुकेश अंबानी वाज द वन जो धीरू भाई अंबानी के साथ मिलकर टेलीकॉम बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ाया था, बट बंटवारे में ड्यू टू देयर मदर दैट बिजनेस वेंट टू मिस्टर अनिल अंबानी। बट मुकेश अंबानी वाज वेरी प्रॉम्प्ट कि वो बिजनेस वापस लेके आएंगे, 15 साल बाद वापस आया वो बिजनेस, राइट? अ इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर कंपनी हैज टू लुक फॉर बायर्स, कस्टमर्स का लेवरेज कितना है मेरे ऊपर, दैट इज द सेकेंड most important area that I have to look forward. Buyers का कितना बार्गेन पावर है मुझ पे, क्या मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए ऊपर कर दूंगा तो बायर्स मेरे से खरीदना बंद कर देंगे? यस, बायर्स का बार्गेन पावर बहुत ज्यादा है। टेलीफोन्स या स्मार्टफोन्स, जब एमआई आई तो बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप हुए, बट नाउ 9,000 से 15,000 के बीच में तुमको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, फोन के इतने ऑप्शंस मिलेंगे कि बायर के पास अब बहुत ज्यादा पावर है टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। मैं आज खोजना चालू 15,000 रुपए के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन, मेरे पास कम से कम 25 अच्छे ऑप्शन होंगे, बुरे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ध्यान देना चालू की, इन्वेस्ट करना चालू, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट ही है ये। तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ या कोई सामान मुझे 500 रुपए कम में भी मिल रहा है, तो क्या क्या वेव ऑफ करने को तैयार हूँ,
impacts a lot to a particular industry, to a lot to a phone, right? That has to be looked forward कि एक बायर का कितना लेवरेज है मुझ पे, क्या मैं बायर से रिलेटेड हूँ, मैं बायर ओरिएंटेड हूँ पूरी तरह, तो यस मुझे अपने बिजनेस में बायर को सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए रखना है। तो सबसे ज्यादा जो इशू है जो आपको एक एग्जांपल में दिखेगा बायर्स का लेवरेज का वॉटर के 5 मॉडल की तरह में, वो मिलेगा स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। एलजी ने फोन बनाना बंद कर दिया। एलजी इस साल डिक्लेयर कर दी कि दे विल स्टॉप मेकिंग स्मार्टफोन्स, दे कांट कम्पीट एनी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके मार्केटिंग में। मोटोरोला ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट 3 साल पहले, देन इट वाज बॉट बाय गूगल, तो गूगल उस पर काम करना चालू कर दिया, उसने उस बिजनेस को रिवाइव किया मोटोरोला। अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टॉप्ड द प्रोडक्शन क्योंकि मार्केट में जो उनका प्रेजेंस है या बायर उसको किस तरह से परसीव करता है, जो उसका लेवरेज पावर है वो बहुत ज्यादा है। राइट, सप्लायर्स, मेरे सप्लायर्स कौन लोग हैं, वो मुझे किस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं, कितने सप्लायर्स अवेलेबल है फॉर द सेम प्रोडक्ट, it becomes a very big factor for having a sustainable business. It becomes a very big factor to have a sustainable business. OPEC example, OPEC, oil and petroleum exporting countries, OPEC, बहुत कम कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, ऑयल के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, वो सब ने अपना कार्टेल बनाया है। तो हर देश के साथ अब उनका एक लेवरेज पावर, दे कैन टॉक बिजनेस विद देयर ओन टर्म्स। वो गिराते हैं प्राइस, वो बढ़ाते हैं प्राइस, वो बढ़ाएंगे प्राइस, पूरे देश के मार्केट में फर्क पड़ेगा, वो गिराएंगे प्राइस, पूरे देश के मार्केट में फर्क पड़ेगा। तो ओपीईसी इज एन एग्जांपल, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एन एग्जांपल, जहां पे सप्लायर एक बड़ा फैक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। तो रिलायंस ऑयल पूरे टाइम ओपीईसी पे ध्यान देती रहेगी। इवन कंट्रीज ओपीईसी पे ध्यान देती हैं कि उनकी सारी जरूरतें मैनेज रहें। बहुत जल्दी से यू विल नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर कंट्री गोइंग ऑन वॉर विद ओपीईसी कंट्रीज, बहुत रेयर होता है और बहुत कम मोमेंट्स में आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि पूरे देश को पता है कि दैट इज अ नेसेसिटी, वो जरूरत है ही, हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो वो लगेगा। ठीक है, सो एक एग्जांपल सप्लायर मैनेजमेंट का, स्लैश इसमें डायमंड्स भी लिख सकते हो। डायमंड्स में भी बहुत मोनोपोली है, सप्लायर का काफी फर्क पड़ता है इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस कि आप अपना काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, firms in other industries offering substitute products, मैं कॉफी बेचता हूं, कॉफी का प्रोडक्शन करता हूं, बट अगर 250 ग्राम कॉफी मैं 400 रुपए में बेचता हूं और 250 ग्राम चाय एट द सेम लेवल बहुत अच्छे प्राइस पे 100 रुपए में बिकती है, तो ऑब्वियसली लोग मुझे सब्स्टिट्यूट करेंगे या चाय ज्यादा पिएंगे। कॉफी एंड चाय आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंडस्ट्रीज, दोनों अलग लोगों को अपीज करती है, अलग थॉट प्रोसेस पे काम करती है। लोग चाय पीने वाले लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, कॉफी वालों का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा अलग है, उनकी प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा अलग है। इवन इन देयर ह्यूमन बायोलॉजिकल सिचुएशन में भी बहुत सारे डिफरेंसेस अब आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं बाय कॉफी इंडस्ट्री, बाय टी इंडस्ट्री, कि जो लोगों का माइंडसेट या थॉट प्रोसेस इस तरह से जाता है या बायोलॉजिकल ऐसा फंक्शन है, वो कॉफी ज्यादा प्रेफर करेंगे, चाय वाले अलग है। राइट, तो ये डिस्टिंक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कहीं मेरे बिजनेस के इंडस्ट्री में इतना सब्स्टिट्यूट लेवल तो नहीं है कि मेरे किसी भी चेंज से लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। They will automatically shift without any problem. So that has to be looked forward, right? So tea and coffee is one of the biggest examples of this, right? Rivalry among existing firm, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम हमेशा ध्यान देते हैं। तो पॉर्टर ने भी यही बोला कि आपके एग्जिस्टिंग फर्म में कितनी राइवलरी है, आपको पूरे टाइम उसको ध्यान में रखना है। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। आप ये पांचों चीजों पे कंट्रोल रखोगे, पांचों चीजों पे ध्यान देते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल सस्टेन इन अ लॉन्ग टाइम, यू वोंट हैव एनी इश्यूज। एग्जांपल, जोमैटो, स्विगी,
वेरी एग्रेसिव इन देयर कंपटीशन एट द इनिशियल टाइम। जब ये दोनों एंटर हुए मार्केट में, दोनों बढ़ रहे थे, बहुत एग्रेसिव कंपटीशन। एक टाइम आया कि दोनों ने अपना कंपटीशन थोड़ा कम किया, ऐसा लगने लगा कि बैकडोर में एक दूसरे से मिलके ये कुछ सेटल आउट करने लगे। तब वहां पे कौन एंटर हुआ? ईबीसीएल की क्लास में मैं ये एग्जांपल बहुत अच्छे से देता हूँ, सीसीआई का एंटर हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। वही दोनों को लताड़ लगाई, बोला कि अगर मुझे लगा कि आपकी प्रैक्टिसेस में आप दोनों compete करना बंद कर दिए वो, क्योंकि नाउ दे हैव बिकम समवॉट ऑफ अ मोनोपोली, दे हैव अ लॉट ऑफ मार्केट कैप्चर इन दिस इंडस्ट्री एटलीस्ट। तो उनको लताड़ पड़ी, फाइन पड़ा दोनों को, एक को 1400 करोड़ रुपए का फाइन पड़ा था, एक को 700 करोड़ का, बाद में थोड़ी माफी मिल गई थी, एग्जैक्ट अमाउंट फिर अनडिस्क्लोज कर दिया गया। तो ये दोनों को लताड़ पड़ी कि आपने ये गलतियां की हैं, आप अगर कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो। तो राइवलरी में बहुत शिफ्ट हुआ, बहुत चेंज आया। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई एयरटेल और जियो के बीच में, अभी भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, एक दूसरे को पूरे टाइम ट्रोल करते रहते हैं। यू फाइंड दैट एप्पल, वन प्लस, दोनों की राइवलरी चलती है। वन प्लस आया ही इसलिए था कि वो प्रीमियम मार्केट को हटा सके, ना वो खुद ही इतना महंगा हो चुका है जितना आईफोन महंगे होने लगे, उनके बीच में बहुत ज्यादा राइवलरी है। So every existing firm in the same industry has some rivalry with the other firm. सबसे बड़ी राइवलरी का एग्जांपल आज जाओगे तो दिखता है कोक और पेप्सी का। पेप्सी ट्रोलिंग एड्स बनाएगा कोक के लिए, कोक ट्रोलिंग एड्स बनाएगा पेप्सी के लिए, दोनों एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं कि कौन ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट है दोनों का इन द सेम इंडस्ट्री कि एक दूसरे को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, एक दूसरे की लॉयल्टी भी इन्होंने बना रखी है, पर थोड़ा भी चेंज दूसरे को एक स्ट्रैटेजिक एज दे देता है। दोनों कॉस्ट रिडक्शन पे बहुत ज्यादा काम किया, which we'll learn in the later classes, right? So this is Michael Porter's 5 force model, जिसपे वो बोलते हैं कि हमें 5 लोगों पे ध्यान देना है। पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, कौन नए लोग आ सकते हैं मेरे बिजनेस में। बायर्स, जो कस्टमर्स हैं मेरे, उनका कितना बार्गेन पावर है मुझ पे। सप्लायर्स, जिनसे मैं रॉ मटेरियल लेता हूं, जिनसे मैं सामान खरीदता हूं, उनका कितना फर्क पड़ता है मुझे। एंड फोर्थ, फर्म्स इन द अदर इंडस्ट्रीज जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना सकती हैं। फिफ्थ, जो मेरी ही इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग राइवल्स हैं, वो किस हद तक कैसी लड़ाई करने को तैयार है। ऑलराइट, एक रीडिंग। द मॉडल होल्ड्स दैट द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री इज अ कॉम्पोजिट of competitive pressures operating in 5 areas of the overall market depicted in the diagram. आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा है, बिलो की जगह अबव कर देते हैं, गलती हो गई। The way one uses the 5 force model to determine what competition is like in a given industry is to build the picture of competition in 3 steps. आप 3 स्टेप में एक पिक्चर बिल्ड करेंगे 5 force मॉडल समझने के लिए। Step 1, identify the specific competitive pressures associated with each of the 5 force. हर एक फोर्स के साथ एक स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर जुड़ा हुआ है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर इवैल्यूएट करिए कि उस प्रेशर से कितना बड़ा प्रेशर है। ऑलराइट, तो किन किन लेवल्स पे आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। फियर्स, स्ट्रॉन्ग, यहां कॉमा आएगा, मॉडरेट टू नॉर्मल और वीक। तो आप 4 जगह पे उसको डिफाइन करेंगे कि बहुत फियर्स प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, मॉडरेट है, नॉर्मल है या फिर वीक है। नॉर्मल या वीक है, वन ऑन द सेम, राइट। तो इन 4 लेवल्स पे आप उनको डिफाइन करेंगे कि ये प्रेशर कितना बड़ा है। क्या कस्टमर का प्रेशर बहुत बड़ा है, क्या सप्लायर का प्रेशर बहुत बड़ा है, क्या मेरे एग्जिस्टिंग राइवल्स का प्रेशर बहुत बड़ा है, क्या न्यू एंट्रेंट्स का बहुत प्रेशर है, या सब्स्टिट्यूट का बहुत प्रेशर। देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल ट्राई एंड डिटरमाइन वेदर जो ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वो कंड्यूसिव है टू अर्निंग प्रॉफिट्स। कंड्यूसिव से मेरा मतलब है फाइनेंशियली सस्टेनेबल। उन चीजों को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं, सप्लायर की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊं, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊं, न्यू एंट्रेंट्स को रोकने जाऊं, राइवल फर्म से लड़ने जाऊं, या सब्सिट्यूट प्रोडक्ट से लड़ूं, क्या इन फोर्सेस में पैसा और टाइम खर्चा करना फाइनेंशियली फीजिबल है, और उससे जो बेनिफिट आ रहा है दैट इज मोर देन व्हाट आई एम स्पेंडिंग, वो स्ट्रेटेजिक एज दे रहा है मुझे, देन एंड ओनली देन यू एक्ट अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रेशर।
बहुत टाइम तक ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का प्रेशर ना रहे। आज नहीं है टेलीकॉम बिजनेस में थोड़ा कस्टमर का प्रेशर कम है, 599 499 का भी पैक बिकेगा। और अभी 5G आ जाएगा और प्राइस बढ़ा देंगे अगर 5G की बहुत ज्यादा, तो कंज्यूमर प्रेशर आने लगेगा। दे हैव टू मेक इट फीजिबल फॉर पीपल, दे कांट, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अभी बात हो रही है टेलीकॉम सेक्टर में, वोडाफोन आइडिया का सीईओ बोलता है कि मैं प्राइस बढ़ाने को तैयार हूं, बाकी फर्म्स बढ़ाए ना बढ़ाए, क्योंकि अभी भी वो फीजिबल नहीं है उन फर्म्स के लिए। तो अगर वो पैसा प्राइस बढ़ाने वाले हैं, अभी तक वो कंज्यूमर्स का नहीं सोच रहे, वो फीजिबिलिटी सोच रहे। जब वो पैसे बढ़ाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंज्यूमर बोलेगा कि भैया इतना पैसा तो नहीं दे रहा हूं मैं तुझे 3 महीने, तब फिर वो कस्टमर जो सेक्टर है बाय फोर्स मॉडल का, वो उस पर ध्यान देना चाहता है। ओके, आगे वही थ्योरी है जो मैं आपको समझाता गया हूं, यू कैन मेक अ रीड। क्लास के एंड में हम पहुंच चुके हैं। 2 सवाल दिख रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन में, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ओके, ये वो 2 सवाल हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में, दिसंबर 2020 अटेम्प्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव में आए थे इस चैप्टर से। तो आपको ऐसे ही सवाल देखने मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग पॉटर्स 5 फोर्स फैक्टर्स टू ईच अदर। इसके नीचे के 4 ऑप्शंस थे आपके पास कि आप मैच करिए कि A4 के साथ जा रहा है, B1 के साथ जा रहा है। मैंने 4 ऑप्शन नहीं डाले हैं, उसके इंटेंशनल है। I just want to look at you guys, how you guys solve this now with the understanding that you have of strategic management and the whole chapter. I hope मैंने chapter बहुत अच्छे से explain किया है आपको और आपको समझ आया है। The second question is the dash process commences at corporate level. Here the organizations set out its overall mission, purpose and values. ठीक है, तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है, कल मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। क्लास चालू होने से पहले हम ये सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। आपका चैप्टर 12 खत्म हो गया आज, चैप्टर 12 ओवर, खत्म आज के हमारे कॉन्सेप्ट से। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। एक स्लाइड कॉन्सेप्ट है जो बचा हुआ है, बट मुझे लगता है 6:45 का टाइम मुझे मिला था, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर चुका हूँ। मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी है वैसे, but 6:45 का टाइम था। Can I continue for 10 more minutes? I have a very small whosoever is the host, can you just provide me with that? मैं क्या 10 मिनट का कॉन्सेप्ट ले सकता हूँ? ओके ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है which we have left for this chapter। पर मजे की बात यह है इसमें कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में ICSI ने पूरे मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा है जो मैं अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने वाला, पर उस कॉन्सेप्ट से सारे सवाल पूछती है मॉड्यूल एग्जाम में भी। एक जगह में जो अभी मैं बताने वाला हूं उसका थोड़ा सा जिक्र है आगे आने वाले चैप्टर में, मॉड्यूल के अंदर में, बट वो बहुत गलत बात है। ये बच्चों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है जो नहीं होना चाहिए, राइट? दीज कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल इन सीए इंटर। सीए इंटर में जब एसएम पढ़ाते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, पर यहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं दिया हुआ है मॉड्यूल में कहीं पे भी। और मैं जब पढ़ाना चालू किया सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को, आई स्टार्टेड लुकिंग थ्रू दैट एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत बेसिक चीजें हैं ये। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लर्निंग अल्फाबेट्स टू मेक अ सेंटेंस इन फ्यूचर। Here we have to talk. Sir, can you please share these notes? Yes, I will do that. अगर कुछ जगहों पे तुमको अपने लिए पर्सनली कुछ रखना भी है तो तुम स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। आई थिंक Zoom allows you that, so you can do that also. तुमको पेज दिख जाएगा, जो पेज बोलोगे मैं लास्ट में खोल भी दूंगा for you guys to take screenshot. ठीक है? I'll talk to the management people and I'll understand the way I can share this with you and I will share that. ठीक है? So the concepts that we are looking forward to right now is forward integration, backward integration, vertical integration, लिख लोगे ये मेरे साथ, and horizontal integration. बिजनेसेस के प्रोसेस में काफी फर्क होता है एंड हर कंपनी का एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, राइट? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन
बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझने से पहले एक बिजनेस के बारे में हम समझ लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लैपटॉप्स. एक लैपटॉप का प्रोडक्ट चेन क्या होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चेन क्या है, हम पहले ये बात करते हैं. So they have to get different components. That's the first thing, right? So they will get speakers, screen. They have to get the chips. खाने वाले chips नहीं, जो processors होते हैं उनके. They get that. They get material for making the chassis of a laptop. लैपटॉप की जो चैसिस है जिससे जो बनी होती है वो किस क्वालिटी से बननी चाहिए, उसके लिए मटेरियल जमा करना है. They have to work about the logic boards. जो लॉजिक बोर्ड है जिसपे सब कुछ सॉर्टेड ऑन है, ये सारी चीजें हमको इंटीग्रेट करनी. तो ये सब खोज के वो क्या करेंगे बाद में, एट द एंड ऑफ द डे असेंबल करेंगे. अब ये असेंबल होगा तो एक लैपटॉप बनेगा. फिर इस लैपटॉप को बनाने के बाद इसका मार्केटिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा. मार्केटिंग के प्रोसेस के बाद डिलीवरी का प्रोसेस चालू हो जाएगा. डिलीवरी के प्रोसेस के बाद आफ्टर सेल सर्विस चालू हो जाएगी. ओके, तो ये पूरे प्रोडक्ट का साइकिल है कि वो बना और बिकने के बाद उसके आगे की आफ्टर सेल सर्विस तक इस प्रकार से एक कंपनी काम कर रही होगी. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एसुस. वो इस तरह से काम करेगी, राइट? ये पूरी एक चेन है. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई एक कंपनी एक स्पेसिफिक पार्ट में काम करती थी, एक स्पेसिफिक फंक्शन में काम करती थी, एक बिजनेस के, एक प्रोडक्ट के, एंड देन वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट करते चली गई. तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट चिप्स. सबसे बड़ा चिप मेकर है इंटेल. हर जगह देखोगे ऐड आता है इंटेल. पेंटियम के टाइम से अभी तक सबसे ज्यादा इंटेल बहुत ज्यादा फेमस था. अभी इसका कॉम्पिटिटर AMD बहुत ज्यादा आगे आ चुका है, राइट? सो इंटेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स. नाउ इंटेल यूज्ड टू मेक जस्ट द चिप्स. आसूस सब कुछ नहीं बनाता. आसूस लॉजिक बोर्ड नहीं बनाता, आसूस चेसिस नहीं बनाता, आसूस चिप्स नहीं बनाता, आसूस स्क्रीन नहीं बनाता. स्क्रीन सैमसंग की खरीदता है आसूस के लैपटॉप. स्पीकर वो किसी और के खरीदता है. तो हर एक के अलग अलग वो असेंबली करता है एंड अपने तरफ से जो ऑप्टिमाइजेशन करना है वो करता है एंड देन वो बेचता है. तो आसूस का यही काम है. वैसे इंटेल का काम क्या है, वो प्रोसेसर्स बनाता है जो डिफरेंट कंपनीज को बेचती है. कौन कौन सी डिफरेंट कंपनीज है? आसूस है, HP है, डेल है, MG है. अलग अलग कंपनीज को वो प्रोसेसर्स बेचता है. नाउ व्हाट इंटेल इज डूइंग इज दे हैव स्टार्टेड मेकिंग लैपटॉप्स. तो इंटेल एक स्टेप आगे आ गया है इन द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट, इन द वर्किंग प्रोडक्शन साइकिल या उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस की साइकिल में. फ्रॉम बीइंग एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर वो अब एक स्टेप आगे आ चुका है मैन्युफैक्चरर की जगह. कि अब वो चिप्स तो उसके खुद के बनाता ही था, अब वो स्पीकर, स्क्रीन, चैसिस, लॉजिक बोर्ड बाकी लोग का लेके अब लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. वो लैपटॉप्स बेचेगा. अभी उसने पार्टनरशिप की थी यूलेक्ट्रॉनिक्स के साथ. इट्स अ कंपनी, उसके साथ वो मिलके लैपटॉप्स बेच रहा है. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं. इट कैन बी एनीवेयर. लेट्स जस्ट से एक मार्केटिंग कंपनी है. आसूस मान लो एक सेकंड के लिए कि लैपटॉप नहीं बनाती थी, वो एक मार्केटिंग कंपनी थी. वो धीरे से कहां शिफ्ट हो गई? लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग. धीरे से कहां शिफ्ट हो गई? लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में. तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि मैं अपने प्रोसेस के एक कदम पहले चला जा. वन ऑफ द गुड रियली गुड एग्जांपल्स आर DLF. इन द इनिशियल टाइम्स ये एक मार्केटिंग कंपनी थी जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को मार्केट करती थी. दे वेंट बैकवर्ड. बाय नाउ ये खुद ही एक्वायर करने लगे प्रोजेक्ट्स, खुद डेवलप करने लगे एंड खुद सेल करने लगे. तो मार्केटिंग ये करते थे, अब ये डेवलपर भी बन गए. डेवलपर के एक स्टेप पहले क्या होता है? वेंडर्स, जो जमीन या रियल एस्टेट जो लैंड होता है वो प्रोवाइड करते. सो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, मैं पीछे जा रहा हूं. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में एक एग्जांपल लिखना है
तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो इंटेल का स्लैश फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज। इन द लास्ट डेकेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयां बनाती हैं अब वो मार्केटिंग करना भी चालू कर दी है। उनके खुद के चैनल्स हैं, वो अब किसी बाहर वाले को हायर नहीं करते, वो खुद अपने मार्केटिंग के लोग रखते हैं, वो अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग इंस्टीट्यूट से जाके मिलते हैं और वो जाके बेच रहे होते हैं। तो वो ड्रग प्रोडक्शन था, अब वो मार्केटिंग भी करने लगे। दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन दैट चेन। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके सबसे बड़े प्रमुख एग्जाम्पल है रिलायंस। दे बिलीव इन वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स रिलायंस नीड्स ब्यूटेन, केमिकल होता है। फॉर ऑयल रिफाइनिंग, रिलायंस बहुत ज्यादा ऑयल रिफाइनरी भी चलाता है ना, तो उसको ऑयल रिफाइन करना है, दे नीड ब्यूटेन। इसको बनाने वाली दो कंपनीज हैं। What Reliance did in the last decade was he bought the both companies. He bought both the companies. ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूं, उसको बनाने के लिए जो मुझे कंपोनेंट्स चाहिए या जो प्रोसेसेस चाहिए या कुछ एक नया फंक्शन है वो परफॉर्म करना पड़ता है, तो मैं उसको एक्वायर कर ले रहा हूं। आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट ऑल्सो। रिलायंस मार्केट जाओगे तो आज के टाइम में तुमको रिलायंस अपनी टी शर्ट बनाती हुई मिलेगा, रिलायंस अपना आटा भी लेके आया है, वो आटा भी बेच रहा है, वो सारे प्रोसेस में बैकवर्ड इंटीग्रेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस मार्केट खुला तो व्हाट वाज इट? इट वाज जस्ट अ मार्केटिंग कंपनी, रिलायंस मार्केट। देन दे स्टार्टेड एक्वायरिंग डिफरेंट कंपनीज जो सामान बेचती है, कंज्यूमर गुड्स। सो दे बिकेम ऑलमोस्ट लाइक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह बन गए कि वो गुड्स की कंपनीज खरीदना चालू कर दिए जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। आफ्टर बाइंग दोस कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज they went back to raw material companies also, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो उसमें जाने लगे। A lot of people speculate कि ये जो 3 फार्म लॉज आए हैं वो इसलिए भी आए हैं कि रिलायंस वांटेड टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स में अब वो डील करना चालू कर चुके हैं। स्पेकुलेशन है, बट लोग देखते हैं, न्यूज आती रहती है, ऐसे चटपटे बातें होती रहती है। दिस इज नोन एज वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि सेम प्रोसेस लाइन में वो आगे ऊपर की तरफ में इंटीग्रेट कर रहा हूं सारे प्रोसेसेस, मैं उनको भी ओन करता जा रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बायजूस। बहुत ज्यादा इनकी वैल्यूएशन बढ़ी। बायजूस कैट के कोर्सेज पढ़ाता था, कैट पढ़ाया काफी टाइम तक इन्होंने। जो खुद इसके ओनर है, मतलब कैट के एक्सपर्ट थे, कैट की क्लासेस पढ़ाते थे। आफ्टर गोइंग फ्रॉम कैट अभी अभी उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट खरीद लिया। सो दे एंटर्ड इनटू साइंस क्लासेस आल्सो, मैथ साइंस की क्लासेस में भी अब एंटर हो गए। दे बॉट व्हाइट हार्ट जूनियर। अब इस पे भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है सिर्फ व्हाइट हार्ट जूनियर पे, पर इन्होंने ये भी खरीदा, तो नाउ दे आर इनटू कोडिंग आल्सो। दे हैव बॉट एन AI बेस्ड कंपनी, नाम मैं शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे नोट्स में भी शायद मैंने कहीं लिखा था, I don't remember. But they have bought an AI based company this year itself, which is based upon online exam taking. इन्होंने ये एक्वायर कर ली। इसके बाद दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एट डिफरेंट, दे हैव आल्सो एक्वायर्ड आई थिंक टॉप रैंकर्स। दिस इज अनदर कंपनी, दे डील विद क्लैट कोर्सेज मेजरली, दे आर वेरी फेमस फॉर क्लैट। बायजूस ने क्या किया? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया, अपने ही मार्केट में सेम इंडस्ट्री एजुकेशन में डिफरेंट स्ट्रीम्स को एक्वायर करता चला गया, डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता चला गया, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गया उसके काम में। ओके, वो सेम काम कर रहा है, वो काम करना छोड़ नहीं रहा है, बट अब वो उसकी स्ट्रीम्स बढ़ाते जा रहा है या क्वांटम बढ़ाता जा रहा है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, दे गो वेरी मच इन हैंड हैंड। हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड के साथ काफी हैंड टू हैंड जाता है, वर्टिकल फॉरवर्ड के साथ बहुत हैंड टू हैंड जाता है। मीनिंग दोनों की बहुत डिफरेंट है, फॉरवर्ड और वर्टिकल में बहुत स्लिम डिफरेंस है, बट दे गो हैंड इन हैंड।
बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन गो हैंड इन हैंड. दिस वाज वन कॉन्सेप्ट व्हिच वाज लेफ्ट. क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि तुमको यहाँ सवाल में दिखेगा ब्रांड रेपुटेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मटेरियल स्कैर्सिटी एंड थ्रेट ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड. ये जो दो शब्द है ना, इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड, ये कॉन्सेप्चुअल है फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. पूरी किताब उठा के देख लेना मॉड्यूल में, आगे के चैप्टर में थोड़ा सा उल्लेख है उसका, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं भी नहीं है, बट इसका सवाल आया है क्वार्टर 5 वर्सेस फैक्टर्स में से, इसीलिए तुमको बताया बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, चारों इंटीग्रेशन. ठीक है, आज की क्लास यहीं तक. कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो. आई क्लियर दैट. आई होप इट वाज गुड.